हेलो गाइज, जय श्री राम। चलिए बेटा, नया चैप्टर शुरू करते हैं हम। चैप्टर नंबर 4 द कंपनी एक्ट 2013। और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये छोटा चैप्टर है? बहुत बड़ा चैप्टर है, डन है बेटा। और पेपर में 40 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स। ऐसा कुछ नहीं है, डन है बेटा। तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बट पेपर में ये 40 मार्क्स का अभी तक कभी आया नहीं है, डन है बेटा। और जिस हिसाब से आईसीआई थोड़ा सा अनप्रिडिक्टिव चल रही है ना पिछले 2, 3, 4 अटेम्प्ट से, तो आप कुछ कह नहीं सकते कि वो क्या कर रही है, डन है बेटा। जैसे इन्होंने एक अटेम्प्ट में क्या किया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 4 में से मिला जुला के 5 नंबर का काम लिया, डन है बेटा। और ऐसे 2 चैप्टर और भी इन्होंने मिस कर दिए पूरी तरह। एक बार चैप्टर ऑफ डिविडेंड पूरा ही नहीं दिया, जबकि वो हमेशा 10 मार्क्स का आता है, डन है। तो ये थोड़ा सा ना अनप्रिडिक्टिव मैनर में चल रहे हैं, क्योंकि इनको पता चल गया है कि ग्रुप 1 के अंदर थोड़ा सा लॉ के अंदर भी बच्चों को रोकना पड़ेगा, अदरवाइज ग्रुप 1 पास कर जाएंगे बच्चे सारे, डन है बेटा। क्योंकि टैक्स एक मात्र सब्जेक्ट हो गया ना जहां पे बच्चा रुक रहा है, तो इनको अब लॉ के अंदर भी बच्चे को रोकना है, डन है बेटा। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कैसे लॉ के अंदर रख सकते हैं। ये पेपर के अंदर एक बार इन्होंने क्या किया, एमसीक्यू इतने ज्यादा वो लेंथी दे दिए कि अगर वो एमसीक्यू करने बैठेगा तो उसका सब्जेक्टिव पार्ट जो 70 मार्क्स वाला है वो सारा रह जाएगा, डन है बेटा। और वही सेम एग्जाम जो बेटा मैंने जनवरी में जो बच्चे हमको दिया, तो उनको समझ में आया सर क्या कह रहे थे। और वही एग्जाम मैं तुमसे भी करवा के दिखाऊंगा, 3 घंटे में पूरा नहीं होगा तुमसे किसी भी हाल में, डन है बेटा। जबकि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, तुम उसको सोल्व कर लोगे ना घर से तो भी सोल्व नहीं होगा वो तुमसे, डन है बेटा। तो आपको ध्यान रखना है कि चैप्टर नंबर 4 जो है इसलिए हमारे लेस इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना है हमें। मिनिमम 10 मार्क्स का हर बार आता है, डन है बेटा। और 10 मार्क्स तो इसकी वेटेज है ही है, 10 से 30 की इसकी वेटेज रहती है। 10 से 30 के बीच में कहीं पर भी आ सकता है। 10 से 20 की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, 10 से 30 की कम है, डन है बेटा। बट 10 मार्क्स का तो मिनिमम है ही है। ओके, चलो चैप्टर नंबर 4 में सेक्शन हमारे 43 से लेकर 71 तक, डन है बेटा। तो इसमें बहुत सारे सेक्शन हम कवर करेंगे 43 से 71। 72 मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो नॉमिनेशन का है। किसका है? नॉमिनेशन। हाँ, मतलब जैसे आप शेयर होल्डर हो, डिबेंचर होल्डर हो, तो आपकी डेथ के बाद आपके शेयर या डिबेंचर किसे मिलेंगे, दैट पर्सन इज कॉल्ड नॉमिनी, डन है बेटा। और नॉमिनी को अपॉइंट करने के लिए जो फॉर्म भरते हैं हम, दैट इज नॉमिनेशन फॉर्म। नॉमिनेशन फॉर्म SS 13 में भरा जाता है। किसमें? SS 13 में, डन है। और कभी चेंज करना हो नॉमिनी तो SH 14, SS 13 फॉर अपॉइंटिंग नॉमिनी एंड SH 14 फॉर चेंजिंग द नॉमिनी, डन है। वो 2 फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, और सेक्शन 72 लिखा नहीं है, क्योंकि वो एक्सप्रेसली हमारे सिलेबस में गिवन नहीं है, डन है बेटा। बाकी मेरे को SH 1 से लेकर SH 15 तक सारे फॉर्म कराने हैं, एक्सेप्ट SH 13 एंड 14, जिनका मैंने आपको डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया है, डन है। और मेरे को 71 तक जाना है। 72 हमारे सिलेबस में एक्सप्रेसली इंक्लूडेड नहीं है। और अगर आ भी जाए बाय द वे, तो मैंने आपको बता दिया इसमें नॉमिनी अपॉइंट होता है। क्या अपॉइंट होता है? नॉमिनी अपॉइंट होता है। नॉमिनी अपॉइंट करने का फॉर्म क्या है? SH 13, और चेंज करने का SH 14, दैट्स इट। चलिए अब इस चैप्टर को हम विधिवत शुरू करते हैं। सबसे पहला इसका सेक्शन आ रहा है 43। सेक्शन 43 के अंदर क्या है? टाइप्स ऑफ शेयर। क्या बेटा? 2 टाइप के बेसिक शेयर्स हैं, इक्विटी और। अब सेक्शन 43 में खास बात क्या है, प्राइवेट कंपनी चाहे तो सेक्शन 43 को पूरी तरह हटा सकती है, है ना बेटा। सेक्शन 43 जो है वो प्राइवेट कंपनीज के लिए कंपलसरी है, ऑप्शनल है? ऑप्शनल है। अगर वो अपने आर्टिकल्स या मेमोरेंडम में लिख देती है कि हमें सेक्शन 43 अप्लाई नहीं करना, जैसे किसी प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 43 शैल नॉट अप्लाई, तो 43 शैल नॉट अप्लाई। अब देखो, वैसे तो मेमोरेंडम और आर्टिकल सेक्शंस के सबऑर्डिनेट होते हैं, लेकिन क्योंकि सेक्शन 43 खुद ही कह रहा है कि प्राइवेट कंपनी अपने मेमोरेंडम या आर्टिकल से मुझे रिमूव कर सकती है, तो फिर वहां पे मेमोरेंडम और आर्टिकल ओवरराइड नहीं कर रहे सेक्शन 43 को, वो सेक्शन 43 के अंदर जो पावर दी गई है उसी का यूज कर रहे हैं, डन है। तो आपको ध्यान रखना है, सेक्शन 43 प्राइवेट कंपनी में हटाया जा सकता है अगर वो अपने MOA या फिर AOA के अंदर अदरवाइज प्रोवाइड कर दे। अदरवाइज का मतलब क्या होता है? सेक्शन 43 शैल नॉट अप्लाई, ये लाइन लिख दे, डन है बेटा। अब मेरा क्वेश्चन, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल साइलेंट है और उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, तो 43 अप्लाई होगा। 43 अप्लाई होगा तो 2 ही टाइप के शेयर इश्यू कर पाओगे आप, इक्विटी और प्रेफरेंस। 43 अप्लाई नहीं होगा तो कितने भी टाइप के शेयर इश्यू कर सकते हो, फिर आपको फ्रीडम मिल जाएगी, डन है बेटा।
चलो, अब मैंने ये एग्जम्पशन ले ली कि 43 अप्लाई हो रहा है प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक में तो होना ही होना है, उसको कोई एग्जम्पशन नहीं है। तो 43 अगर अप्लाई होता है तो दो टाइप के शेयर हो गए, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर्स के दो टाइप्स हैं, इक्विटी शेयर विद द नॉर्मल राइट्स एंड इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल राइट्स। अब जो डिफरेंशियल राइट्स होते हैं ना, वो नॉर्मली वोटिंग राइट्स होते हैं, तो इसलिए आप उनको पॉपुलरली क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल राइट की बजाय इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट, डीवीआर बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, डीवीआर, इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। अब ये जो इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट है, ये बड़े विवादित रहे हैं, डन है बेटा, और ये कंपनी एक्ट में बहुत लेट एड ऑन हुए। कंपनी एक्ट का इतिहास 1850 से शुरू होता है भारत में, और ये 150 साल बाद यानी कि कंपनी एक्ट 2000 से इंट्रोड्यूस हुए भारत में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम, डन है बेटा। तो डीवीआर उस टाइम इन्होंने अलाउ तो कर दिया इंडिया में, बट कम अलाउड था, यानी कि आपके टोटल शेयर कैपिटल में आज कितना अलाउड है, 74%। आपकी टोटल शेयर कैपिटल में आज इस टाइप के शेयर 74% तक अलाउड है। अर्लियर ये बहुत कम अलाउ हुआ करते थे, 25-50 इस टाइप से अलाउ होते थे। तो कुल मिला के अभी इक्विटी शेयर विद डीवीआर से में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका जो थोड़ा सा गवर्नमेंट को लगता है कि इक्विटी शेयर विद डीवीआर से प्रॉब्लम हो सकती है, वो अब गवर्नमेंट की काफी हद तक जो मेंटेलिटी है वो चेंज हो चुकी है, अब गवर्नमेंट इनको अलाउ कर रही है, डन है बेटा। और देखो ग्रेजुअली इनका परसेंटेज बढ़ता बढ़ता कितना पहुंच चुका है, 74%। जैसे एफडीआई में नहीं था कि एफडीआई में गवर्नमेंट ने शुरुआत में कम अलाउ किया, फिर एफडीआई और अलाउ किया एंड सो ऑन, तो ग्रेजुअली अब ये कितना बढ़ चुका है, 74%। ये एमसीक्यू के लिए बड़ा रेलिवेंट है कि डीवीआर आपके टोटल शेयर कैपिटल में पोस्ट इश्यू करने के बाद कितना शेयर ऑक्यूपाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 74। और बड़ी सरप्राइजिंगली वैसे इस चैप्टर में एसआर ज्यादा है, इस चैप्टर में क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन, और ये तो बहुत क्रूशियल मैटर है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो यहां पर भी बच्चे एसआर लिखाते हैं, पेपर में आता है ना कि बताइए डीवीआर इश्यू करने के लिए क्या चाहिए, ओआर या एसआर, तो बच्चे एसआर टिक कराते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में मोस्टली जगह क्या है, एसआर। लेकिन आपको ध्यान रखना है, पहले ही सेक्शन में क्या है, ओआर, पहले ही सेक्शन में क्या है, ओआर। सेक्शन 63 में भी ओआर आएगा, सेक्शन 61 में भी ओआर आएगा, तो ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर ओआर है, डन है बेटा। चलो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अगर आप पास कराते हो किससे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। किससे पास कराना है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से। अगर आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कराते हो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, तो फिर आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले नए शेयर इश्यू कर सकते हो, डन है बेटा। प्लस आपको आर्टिकल में ऑथराइजेशन चाहिए, किसमें ऑथराइजेशन चाहिए, आर्टिकल्स में, मतलब आर्टिकल में लिखा होना चाहिए कि कंपनी ऐसे शेयर इश्यू कर सकती है, आर्टिकल में पावर स्टेटेड होनी चाहिए, डन है बेटा। आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन प्लस ओआर, और ऐसे शेयर्स इश्यू करने के बाद कंपनी की टोटल शेयर कैपिटल में 74% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इन तीन शर्तों के अलावा और भी बहुत सारी कंडीशंस है जो हम चैप्टर डिटेल में करेंगे तब हम पढ़ेंगे, डन है बेटा। अभी हम सिर्फ चैप्टर का एक क्विक रिकैप ले रहे हैं, डन है बेटा। चलो, उसके बाद 44, 45 ये दो छोटे छोटे सेक्शन है, एक में नेचर ऑफ शेयर्स है और एक में डिस्टिंक्टिव नंबर ऑन शेयर है। नेचर ऑफ शेयर मूवेबल होता है, इमूवेबल होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डन है बेटा। 45 डिस्टिंक्टिव नंबर क्या होता है, जैसे करेंसी नोट होता है ना, उसके ऊपर सिर्फ 100 रुपया 500 रुपया नहीं छपा होता, उसके अलावा उसके ऊपर सीरियल नंबर भी होता है। सीरियल नंबर को क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्टिव नंबर। किन्हीं भी दो नोट पे सीरियल नंबर सेम नहीं हो सकता, डन है बेटा, अगर सारे नोट असली हैं तो। ऐसे ही शेयर सर्टिफिकेट, अगर आपके पास 100 है, आपके पास 100 है, आपके पास 100 है, तब भी तीनों पे शेयर सर्टिफिकेट सेम होगा, अलग होगा। एक तो आपका नाम लिखा होता है शेयर सर्टिफिकेट पे, ऊपर से उनके ऊपर नंबर भी अलग होता है। चलो, दो बंदे सेम नेम के हैं तो भी उनके जो शेयर सर्टिफिकेट है उनके ऊपर नंबर क्या रहेगा, अलग, इससे उसकी पहचान रहती है, डन है बेटा। बट ये किन शेयर्स में नहीं होता, डीमैट शेयर। किसमें नहीं होता, क्योंकि उसमें शेयर सर्टिफिकेट ही नहीं होता, ठीक है ना बेटा। जब शेयर सर्टिफिकेट ही नहीं है तो फिर डिस्टिंक्टिव नंबर भी कैसे होएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको पता चलता है कितने 500 के नोट गए, कितने 100 के नोट गए, उनका सीरियल नंबर क्या है करेंसीज का, डन है बेटा। तो ऐसे ही डीमैट शेयर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिकल, इसलिए उनके ऊपर कौन सा नंबर नहीं होता, डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता। तो सेक्शन 45 के एक्सेप्शन क्या है, शेयर हेल्ड बाय डिपॉजिटरी, डन है बेटा, और द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। 46 यहां से आपका मेन सेक्शन शुरू होता है।
46 शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल शेयर्स में ऑप्शनल है, मैंडेटरी है। 46 के साथ एक सेक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, 56 का सबसेक्शन 4। 56 का सबसेक्शन 4 आप यहां पे लिखिए 46 वाले पेज पर, सेक्शन 56 सबसेक्शन 4 यहां पर ही लिखिए 46 में, और उसमें टाइम लिमिट्स लिखिए बेटा। टाइम लिमिट्स फॉर द इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। टाइम लिमिट्स फॉर द इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो जो सब्सक्राइबर टू एमओए होते हैं वो क्या बन जाते हैं? फर्स्ट मेंबर्स, प्रमोटर्स, है ना बेटा। तो ये जो सब्सक्राइबर टू एमओए होते हैं, क्या ये कुछ शेयर लेने का वादा करते हैं? कौन से क्लॉज में? सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इन द सब्सक्रिप्शन क्लॉज दे एग्री टू सब्सक्राइब सर्टेन शेयर्स, है ना बेटा। और एटलीस्ट कितना शेयर होना चाहिए हर किसी के पास? 1 शेयर इफ द कंपनी इज हैविंग शेयर कैपिटल, है ना बेटा। तो आपके कैपिटल क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज की अगर मैं कंबाइंड स्टडी करूं तो 1 शेयर कम से कम सब्सक्राइब करना जरूरी है। अब वही शेयर इनको लेना भी जरूरी है, अदरवाइज इनको चैप्टर नंबर 2 में सेक्शन 10A आएगा। सेक्शन 10A सीसीओबी का है। किसका है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, है ना बेटा। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है बेटा, ये मिलेगा नहीं अगर आपके सब्सक्राइबर ने शेयर जितने लेने थे वो लिए नहीं, है ना बेटा। और सीओआई से आप बिजनेस शुरू नहीं कर सकते, सीसीओबी लेना मैंडेटरी है, उसके बिना आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे तो कंपनी बना के करोगे क्या, है ना बेटा। तो जिस बंदे ने जितने शेयर लेने का वादा किया था उतने शेयर उसको लेना ऑप्शनल है, मैंडेटरी है? मैंडेटरी है। अब उनको शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा 2 मंथ्स में। कितने मंथ्स में? तो लिखिए बेटा, सब्सक्राइबर टू एमओए, पहला पॉइंट बनाइए, सब्सक्राइबर टू एमओए इनको मिलेगा बेटा 2 मंथ्स में। सेकंड पॉइंट लिखिए बेटा, सब्सक्राइबर टू एमओए को 2 मंथ्स में मिलेगा। सेकंड पॉइंट है बेटा, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, आईपीओ, एफपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, इससे फ्रेश इश्यू होता है ना बेटा। उसमें 2 मंथ्स का टाइम है। 2 मंथ फ्रॉम अलॉटमेंट, विद इन 2 मंथ फ्रॉम अलॉटमेंट। उसके बाद है बेटा ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। क्या आता है बेटा? ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के अंदर बेटा 1 मंथ का टाइम है। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन 1 मंथ। अभी जो मैंने लिखवाया है ये शेयर्स के लिए है, डिबेंचर्स के लिए है? दोनों के लिए है। किसके लिए? दोनों के लिए। चाहे शेयर्स हो चाहे डिबेंचर हो, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के केस में विद इन 1 मंथ सर्टिफिकेट अगले को मिल जाना चाहिए। लेकिन जब डिबेंचर इश्यू होते हैं ना पहली बार, जिसको कौन सा इश्यू बोलते हैं? फ्रेश इश्यू। उसमें डिबेंचर 6 मंथ में सर्टिफिकेट देना जरूरी होता है। डिबेंचर सर्टिफिकेट 6 मंथ में देना जरूरी होता है इन केस ऑफ फ्रेश इश्यू, और ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में 1 मंथ। तो मैं इसको पूरा रिवाइज करा देता हूं। शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करना ऑप्शनल है, मैंडेटरी है अगर शेयर कैसे हैं? फिजिकल शेयर। और ये चैप्टर फिजिकल शेयर्स का है। किसका बेटा? फिजिकल शेयर्स का। डीमैट शेयर्स जो होते हैं उनका ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, डिपॉजिटरी एक्ट 1996 में यहां पर नहीं है, डन है बेटा। तो यहां पर फिजिकल ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन है। ओके, तो अगर आपके शेयर फिजिकली आपने होल्ड किए हैं तो आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है, उसका सबूत, उसका प्राइमा फेसी एविडेंस, डन है बेटा। तो जो शेयर सर्टिफिकेट होता है उसको इश्यू करने की टाइम लिमिट बताइए सब्सक्राइबर्स के लिए क्या है? 2 मंथ्स फ्रॉम सीओआई। ओके, और फ्रेश इश्यू में 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, और ट्रांसफर ट्रांसमिशन में 1 मंथ। डिबेंचर में ट्रांसफर ट्रांसमिशन तो सेम रहेगा, बट इश्यू के टाइम 6 मंथ की टाइम लिमिट है। शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गया, इट्स लाइक करेंसी नोट गुम हो गया, और आप बैंक में जाके कह रहे हो नया करेंसी नोट देना भैया, तो बैंक वाला दे देगा ना? क्योंकि क्या सबूत है कि तुम्हारा करेंसी नोट गुम हुआ है। तुम कह रहे हो लो मैं भगवान की शपथ खाता हूं, तो बैंक वाला जोर जोर से हंसेगा, बोला चला जा भाई यहाँ से, हाथ जोड़ता हूं, काम बहुत है, काम करने दे, ठीक है ना। तो आपको आपका नोट गुम हो गया तो नया नोट क्यों नहीं दे रहा? प्रूफ क्या है कि आपका नोट गुम हो गया? आपने जाके एफआईआर कटवा दी मान लो, डन बेटा,
तो भी बैंक वाले आपको नया नोट जल्दी से नहीं देंगे। डन है बेटा। ऐसे ही आप शेयर सर्टिफिकेट गुम करके आ गए और कंपनी के बीओडी से कह रहे हो प्लीज नया शेयर सर्टिफिकेट दे दो, आपको लगता है बीओडी इतनी आसानी से दे देंगे? नहीं देंगे। क्या अब तक तुम्हारे पास पहले वाला भी हो? एक और लेके बैठ जाओ तुम, और फिर तुम एक ही शेयर्स को, मतलब जो भी तुम्हारे पास क्वांटिटी थी शेयर्स की, उस बंडल को एक से ज्यादा बार बेच दो, क्योंकि सामने वाला तुम्हारा मुंह देख के शेयर लेगा या शेयर सर्टिफिकेट देख के मुंह लेगा? शेयर सर्टिफिकेट का मुंह देख के शेयर लेगा। और तुम्हारे पास दो शेयर सर्टिफिकेट है, एक तुमने राम को बेच दिया, दूसरा श्याम को बेच दिया। डन है बेटा। और राम और श्याम दोनों जब रजिस्ट्री कराने पहुंचे तब उन्हें पता चला कि तुम्हारे साथ तो घपला हो गया। डन है बेटा। तो इसलिए शेयर सर्टिफिकेट जब वो डुप्लीकेट इश्यू कराने आएगा तो बीओडी की डिस्क्रिशन है कि वो उसको दे भी सकते हैं और नहीं भी। और एक स्पेशल रजिस्टर तैयार करना पड़ेगा। क्या तैयार करना पड़ेगा? स्पेशल रजिस्टर, जिसे हम क्या नाम देंगे? रजिस्टर ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। रजिस्टर ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। ये जो रजिस्टर ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट है ये आपका SH2 में तैयार होगा। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट SH1 में ही बनेगा, क्योंकि ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट दिखेगा तो एक जैसा ही, ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट दिखेगा तो SH1। अब MCQ में पूछ लिया उसने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्म बताइए, आपने तो रट्टा मारा हुआ था, तपाक से आपने लिख दिया SH2, आंसर क्या आएगा? SH1। क्योंकि उसने क्या पूछा? रजिस्टर ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। उसने पूछा डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, तो डुप्लीकेट हो या ओरिजिनल बनेगा तो, मान लो तुम्हारी +2 की मार्कशीट गुम होगी और तुम्हारी डुप्लीकेट इश्यू होगी तो क्या अलग टाइप की आएगी? क्या सेम ही तो आएगी ना। डन है। मैक्सिमम क्या हो जाएगा? उसके ऊपर वर्ड लिख देंगे डुप्लीकेट। डन है बेटा। उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो याद रखना आपको शेयर सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में जाएगा? SH1। ओरिजिनल है डुप्लीकेट दोनों। और जो रजिस्टर होता है ना डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का, वो इसलिए बनाया गया ताकि देखे तो सही कितने शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने अपने शेयर सर्टिफिकेट गुम किए, बीओडी ने उनको नया शेयर सर्टिफिकेट दे दिया, कहीं फ्रॉड ना कर दे, एक से ज्यादा बार शेयर को ट्रांसफर ना कर दे। डन है बेटा। क्योंकि अल्टीमेट कंपनी भुगतेगी ये सारा ना, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट किसने इश्यू किया था? कंपनी ने। कंपनी विल बियर, ऐसा सेक्शन 56 में आएगा। क्लियर है? चलो जी, सेक्शन 47 में कौन से राइट्स हैं? वोटिंग राइट्स इक्विटी को मिलते हैं, प्रेफरेंस को मिलते हैं, दोनों को मिलते हैं। इक्विटी को ऑन ऑल द मैटर्स। कौन सा मैटर्स? इन अ जनरल मीटिंग। डन है बेटा। और जो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको ऑल मैटर्स पे मिलते हैं, कुछ मैटर्स हैं जो उनको डायरेक्टली हिट करते हैं, जो उनके राइट्स एंड ड्यूटीज को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, उनके राइट एंड लायबिलिटीज को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सिर्फ उन्हीं मैटर पे इनको वोटिंग राइट मिलता है, इसीलिए इनका नाम क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इनको डिविडेंड में तो प्रेफरेंस मिलती है, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल में प्रेफरेंस मिलती है, बट वोटिंग राइट में इनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही मैटर पे वोट डाल सकते हैं जो इनको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जैसे आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड चेंज करने जा रहे हैं, उनका 14% डिविडेंड था, हम कह रहे हैं 4 ही मिलेगा आगे से, तो बताइए प्रेफरेंस शेयर होल्डर वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। डन है बेटा। आप कह रहे हो चुपचाप बैठ जाओ पीछे जाके, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहेंगे ऐसे कैसे बैठ जाओ? डन है बेटा। तो वहां पे वो जनरल मीटिंग में जब आए हुए हैं तो वो वहां पे सब कुछ देखें तो गई, और जब उनसे रिलेटेड कोई मैटर होगा तो वो खुल्लम खुल्ला वोट डाल सकते हैं। डन है बेटा। चलो, एक और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूल है, 2 इयर्स वाला रूल। 2 इयर्स वाला रूल क्या कहता है कि अगर आपने लगातार 2 साल तक डिविडेंड पे नहीं किया, लगातार 2 साल तक आपने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते हैं इक्विटी को हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं, देखो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलता और हमें भी कुछ नहीं मिलता, तो आप एक ही हैं, आप भाई भाई। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जनरल मीटिंग के कुछ मैटर पे वोटिंग राइट मिलेगा या ऑल मैटर? ऑल मैटर्स पर। डन है बेटा। जब तक उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा तब तक दे विल एंजॉय वोटिंग राइट ऑन फ्यू मैटर्स या ऑल मैटर? ऑल मैटर, एज इफ दे आर इक्विटी शेयर होल्डर्स। डन है बेटा। तो कभी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड 2 साल लगातार अटकाना नहीं है। डन है बेटा। यानी कि आप मैक्सिमम 2 साल से 1 दिन कम लटका सकते हो इनका डिविडेंड, उससे ज्यादा लटका नहीं सकते। और ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर पे लगेगा 2 ईयर वाला रूल, या नॉन क्यूमुलेटिव पे? दोनों पे लगेगा। डन है बेटा। तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, किस पे लगेगा? दोनों पे लगेगा। डन है बेटा। अब देखो बेटा, क्यूमुलेटिव वाले तो फिर भी फायदे में है, क्यूमुलेटिव वाले फिर भी फायदे में है, उनका डिविडेंड इकट्ठा हो रहा है। नॉन क्यूमुलेटिव वाले तो लुट गए, उनका डिविडेंड इकट्ठा नहीं हो रहा, ऊपर से वोटिंग राइट भी नहीं मिल रहा।
तो इसलिए नॉन क्यूमुलेटिव वाले के प्रति तो वैसे भी तुम्हें सद्भावना रखनी चाहिए, तुम रखते हो क्यूमुलेटिव वाले के प्रति, है ना बेटा। चलो यहाँ पे लॉ मेकर ने तो दोनों के प्रति रखी है, और इसलिए क्यूमुलेटिव हो और नॉन क्यूमुलेटिव, अगर लगातार 2 साल डिविडेंड नहीं मिला तो फिर हम बताएंगे, और हम वोट डालेंगे कौन से मैटर पर, ऑल मैटर्स, है ना बेटा। चलिए 47 सेक्शन के बाद आपका आता है 48 में क्या है बेटा, वेरिएशन, क्या है बेटा, वेरिएशन। सेक्शन 48 में जो वेरिएशन बताया हुआ है वो आपको अलाउड है या नहीं है ना बेटा, उसके अंदर आपको काफी सारा मतलब लॉ पढ़ना पड़ेगा, इसमें कुछ शर्तें हैं जो पूरी करनी पड़ेगी। वेरिएशन आप किसका करना चाह रहे हो, एग्जिस्टिंग मेंबर्स का, किसका करना चाह रहे हो, एग्जिस्टिंग मेंबर्स का। आप अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स की राइट्स को जब वेरी करोगे तो वहां पर आपको हो सकता है कि एग्जिस्टिंग मेंबरों को कोई फायदा पहुंचाना हो सकता है उनका कोई राइट छीनना हो, तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। बताओ, एग्जिस्टिंग मेंबर्स का राइट माइनस करोगे और फिर उनसे क्या पास कराना है, स्पेशल रेजोल्यूशन 3/4 मेजोरिटी। मैं कह रहा हूं एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स आ जाओ और अपने अधिकार मेरे को दे दो, और तुम तो सारे चैंपियन हो, तुम्हें कुछ चीज की जरूरत नहीं है, डरने बेटा, और एसआर पास करो अपनी बर्बादी में। वो करेंगे या नहीं करेंगे। चलो दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, हम उनके राइट छीन नहीं रहे बल्कि उनको कुछ एक्स्ट्रा दे रहे। इस बार एसआर आराम से पास, लेकिन एसआर सिर्फ उस क्लास से पास नहीं कराना जिसका फायदा कर रहे हो, उससे भी पास कराना है जिसको नुकसान हो जाएगा अब इस फायदे से, क्योंकि अगर आप किसी के लिए कुछ ज्यादा करोगे तो दूसरे के लिए क्या बचेगा, कम, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, है बेटा। अगर आप उनके लिए कुछ ज्यादा करोगे तो हो सकता है इससे दूसरी क्लासेज के राइट्स कम हो जाएं, है ना बेटा। तो आपको उन सारी क्लासेस से एसआर पास कराना है जिनके राइट अफेक्ट होंगे अगर हम किसी स्पेशल क्लास को एक्स्ट्रा राइट देंगे तो एसआर 1 होगा, कई पास होंगे, कई पास होंगे, है ना बेटा। फिर एसआर आरओसी के पास फाइल होगा एमजीटी 14 में, है ना बेटा। फिर एनसीएलटी में जाने का ऑप्शन है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, एसआर पास होने के बावजूद। ये बहुत रेयर होता है कि एसआर को चैलेंज किया जा सकता है, अदरवाइज कंपनी लॉ में मेजॉरिटी रूल चलता है। कौन सा रूल, मेजॉरिटी। और मेजॉरिटी ने जो पास कर दिया वो किस पे एप्लीकेबल हो जाता है, सब पे, ठीक है ना। बाकी सब तो फालतू है ना बेटा। बट इस बार वो फालतू के लोग यानी कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर बेटा बड़े शक्तिशाली हैं, ना बेटा। और वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स बेटा एनसीएलटी में जाके एसआर को लटकवा सकते हैं, ना बेटा, और इस वेरिएशन को कैंसिल करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, कैंसिल करा सकते हैं। एनसीएलटी में मामला चला गया तो अभी वेरिएशन एप्लीकेबल नहीं होगा। पहली बात तो स्टे ऑटोमेटिक लग जाएगा एप्लीकेशन लगाते ही, है ना बेटा। यहाँ पे शियो मोटो स्टे ऑर्डर लग जाएगा जैसे आप एप्लीकेशन एनसीएलटी में लगाओगे। दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि माइनॉरिटी जो है बेटा, अगर उन्होंने एसआर के खिलाफ एनसीएलटी में एप्लीकेशन डाल दी और एनसीएलटी ने वेरिएशन को कैंसिल कर दिया तो एसआर बड़ा है या एनसीएलटी का ऑर्डर बड़ा है। और एनसीएलटी का ऑर्डर क्या लिखा हुआ है मॉड्यूल में, फाइनल, उसके ऊपर अब कोई सुनवाई नहीं होगी, है ना बेटा। क्लियर है बेटा। वैसे इसका मतलब ये होता है कि इसके खिलाफ अपील करना आसान नहीं होगा, है ना बेटा। चले, तो एनसीएलटी को यहां पे वाइड पावर्स है, कह सकते हैं नहीं कह सकते, क्योंकि वो एसआर को कैंसिल कर सकती है, स्पेशल रेजोल्यूशन को। 75% लोगों का मतलब कैंसिल करना डिसीजन बहुत बड़ी बात है, और 10% लोगों को जिता देना उनके ऊपर बहुत बड़ी बात है। बट यहाँ पे माइनॉरिटी को नॉर्मल राइट है, स्पेशल राइट है, स्पेशल राइट है। एनसीएलटी को भी स्पेशल राइट है। और ध्यान से यहाँ पे 21 दिन की लिमिट आएगी। किसकी लिमिट आएगी, इनको चाहिए कुछ ना, यहाँ पे 21 दिन की लिमिट डाल दी इन्होंने, है ना बेटा। आपको एनसीएलटी में जो शिकायत करनी है ना माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, वो 21 डेज में करनी है, 21 डेज ऑफ पासिंग एसआर, यानी कि जो एनसीएलटी में शिकायत होगी वो विद इन 21 डेज होना चाहिए ऑफ पासिंग द एसआर। अब यहाँ पर 30 डेज नहीं है, 14 डेज नहीं है, तो बी केयरफुल, यहाँ पे क्या है 21 डेज है, डन है बेटा। तो यहाँ पे एनसीएलटी में एप्लीकेशन लगाने की टाइम लिमिट 30 डेज नहीं है, सरप्राइजिंगली कितनी है 21 डेज। ये आपको बड़ा परेशान करेगा एग्जाम डेज में। चलो बेटा जी, उसके बाद 3 छोटे छोटे सेक्शन है हमारे प्यारे प्यारे, 49, 50, 51। 49 कहता है जब भी कॉल मंगवाओ तो सबसे अलग अलग अमाउंट की मंगवाओ, सेम अमाउंट पर शेयर, सेम अमाउंट। कौन सा शेयर, पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई कर लो। अब जैसे सबसे 2 रुपए पर शेयर मंगाई है तो सबसे 2 रुपए पर शेयर ही मंगवाना है। ऐसा नहीं कि सेम क्लास के शेयर होल्डर से किसी से 2 रुपए मंगा लिया, किसी से 4 रुपए मंगा लिया, किसी से 6 रुपए मंगवा लिया। पर शेयर जो कॉल मंगवानी है वो क्या होनी चाहिए, सेम फ्रॉम द शेयर होल्डर्स ऑफ सेम क्लास। कौन सी क्लास, सेम क्लास। लेकिन अगर कॉल्स इन एरियर्स है तो ऐसे शेयर होल्डर को हम डिम्ड कर लेंगे कि ये सेम क्लास के नहीं है,
ये सेम क्लास के नहीं है। और ऐसे लोगों से हम ज्यादा कॉल मंगवा सकते हैं क्योंकि हमने डिम्ड कर लिया कि ये सेम क्लास के नहीं है। डन है बेटा? तो ये सेक्शन 49 था, छोटा सा प्यारा सा। उसके बाद सेक्शन 50 किसका है? कॉल्स इन एडवांस का। कॉल्स इन एडवांस, पहली बात तो कोई मैंडेटरी नहीं है कि बीओडी एक्सेप्ट करेंगे। बीओडी में एक्सेप्ट, में रिजेक्ट। आप कॉल एडवांस में ले आए और मैं डायरेक्टर हूं, मैं मना कर सकता हूं क्यों लेके आए हो, ले जाए यहां से। डन है बेटा? कॉल्स इन एडवांस मान लो मैंने एक्सेप्ट कर लिया और उसके थोड़े दिन बाद तुम कह रहे हो कि सर वापस देना। क्या समझ रखा है मेरे को? है एटीएम समझ रखा है, एनी टाइम मनी। डन है बेटा? तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि ये कोई ऑटोमेटिक टेलर मशीन नहीं है कि मन में आया कॉल इन एडवांस दे दी, मन में आया कॉल इन एडवांस वापस मांगने के लिए कोर्ट में पहुंच गए, कॉल इन एडवांस वापस नहीं मिलेगी। डन है बेटा? अगर बीओडी ने मना कर दिया तो। इसके बाद कॉल्स इन एडवांस पे कोई एक्स्ट्रा वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा डिविडेंड राइट नहीं मिलेगा। क्या मिल सकता है? इंटरेस्ट एट द रेट मेंशन्ड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो नॉर्मली टेबल एफ के हिसाब से, जो नॉर्मली टेबल एफ के हिसाब से 12% पर एनम से ज्यादा नहीं हो सकती, नॉर्मली टेबल एफ के हिसाब से। डन है बेटा? चलो, और ध्यान रखना बेटा क्यों नहीं मिला इनको एक्स्ट्रा डिविडेंड, क्यों नहीं मिला एक्स्ट्रा वोटिंग राइट? क्योंकि कॉल्स इन एडवांस क्या नहीं होती? शेयर कैपिटल पे मिलता है ना डिविडेंड। कॉल्स इन एडवांस शेयर कैपिटल नहीं है, तो एक्स्ट्रा डिविडेंड काहे का और एक्स्ट्रा वोटिंग राइट भी काहे का? ये क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी पे तो ब्याज देते हैं, तो हम इन्हें क्या पे कर सकते हैं? इंटरेस्ट एट द रेट मेंशन्ड इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो मॉडल टेबल एफ के अकॉर्डिंग 12% पर एनम से ज्यादा नहीं हो सकता। है ना बेटा? चलें 51 एक लाइन का सेक्शन है और ये चैप्टर 8 में आ चुका है। है ना बेटा? कि डिविडेंड फेस वैल्यू की बजाय बेटर क्या रहेगा? पेड अप शेयर कैपिटल पे, ताकि कॉल सीनियर वालों को लेसन मिले। है ना बेटा? अगर आपने डिविडेंड फेस वैल्यू पे दे दिया तो घोड़े गधे एक समान हो जाएंगे बेटा। डन है? तो इसलिए डिविडेंड आप फेस वैल्यू की बजाय किस पे दीजिए? पेड अप शेयर कैपिटल में। अगर आपके आर्टिकल में बात लिखी हुई है तो, अगर आपके आर्टिकल में ये चीज मेंशन्ड है तो, आपके आर्टिकल में मेंशन्ड है तो ही कॉल्स इन एडवांस पे ब्याज मिलेगा। डन है बेटा? तो आर्टिकल्स का बड़ा रोल है 50 में भी और 51 में भी। आर्टिकल मस्ट स्पेशली ऑथोराइज, एक्सप्रेसली ऑथोराइज, तभी इंटरेस्ट मिल सकता है और तभी डिविडेंड पेड अप शेयर कैपिटल पे दिया जा सकता है। वैसे टेबल ऐप में लिखा हुआ है कि डिविडेंड हमें किस पे देना चाहिए? पेड अप शेयर कैपिटल पे देना चाहिए। उसके बाद यहाँ के सबसे खतरनाक सेक्शन शुरू होते हैं, जहां से डैम श्योर एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। है ना बेटा? 52, 53, 54 पहला बेंच है। है ना बेटा? इसमें 3 सेक्शन है। पहला, शेयर प्रीमियम पे इश्यू करना चाहते हो, कैन इश्यू कैन नॉट इश्यू। कितना प्रीमियम? कितना तुम्हारा मन करे, तुम्हारी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम 2 रुपए वाली चीज 2 लाख में बेच दो। है ना बेटा? गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना डिबेंचर प्रीमियम पे इश्यू कर सकते हो। तो इसलिए शेयर प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी इंक्लूड बोथ शेयर एज वेल एज डिबेंचर एंड एनी अदर सिक्योरिटी एज पर सेक्शन 2H ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। है ना बेटा? सिक्योरिटी अगर आप प्रीमियम पे इश्यू करते हो तो हमें एज सच कोई प्रॉब्लम, बट एसपीआर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एसपीआर। और उस पैसे को शेयर कैपिटल वाले अकाउंट में क्रेडिट नहीं करना। फॉर एग्जांपल 10 रुपए वाला शेयर आपने 14 रुपीज में इश्यू किया, तो 10 रुपए वाला शेयर 14 में इश्यू किया, पैसे कितने आए? 14। बैंक अकाउंट डेबिट कितना हुआ? 14। तो बैंक अकाउंट डेबिट 14 टू शेयर कैपिटल 10 एंड टू एसपीआर 4। ना बेटा? मैंने नेट एंट्री बोल दिया तुम्हें, डन? क्योंकि मैं अकाउंट्स का टीचर नहीं हूं। चलो, तो आपको ध्यान रखना है बेटा, एसपीआर का आपको क्रिएशन करना पड़ेगा और ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी है। प्रीमियम पे शेयर इश्यू करना ना करना आपकी मर्जी है। अगर आप कर रहे हो तो फिर एसपीआर क्रिएट करना पड़ेगा। उसके 5 यूज अलाउड है, 3 यूज अलाउड है। यहाँ पे तो 3 लिखे हैं, तुम 5 बोल रहे हो। 5 यूज अलाउड है, 3 यूज अलाउड है, तो या तो 3 लिखे हैं मैंने। 5 यूज अलाउड हुआ करते थे और अभी भी है उन कंपनीज को जो सेक्शन 133 कंप्लाई ना करती हो, जो सेक्शन 133 कंप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ना बेटा? तो हम तो यही मान के चलेंगे कि कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करती है तो 5 यूज अलाउड नहीं है। कितने अलाउड है? 3 यूज। अब पहले मैं 3 यूज लिखवा देता हूं, लिखिए आप। बाय बैक, एसपीआर से हम क्या क्या कर सकते हैं? बाय बैक। अंडर कौन सा एक्ट? बायबैक अंडर कौन सा एक्ट? 68। तो एसपीआर का पहला यूज बायबैक ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज
अंडर सेक्शन 68। सेकंड यूज लिखेंगे हम फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। इससे हम इश्यू कर सकते हैं कौन से शेयर्स? फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। अब देखो एसपीआर हमारा हेल्प करेगा कौन कौन से सेक्शन में? एसपीआर हमारी 68 में भी हेल्प करेगा और एसपीआर हमारी 63 में भी हेल्प करेगा बोनस इश्यू में। यहां पे हमें बोनस इश्यू के सोर्स देखने पड़ते हैं। क्या देखने पड़ते हैं? बोनस इश्यू के सोर्स। क्या बोनस इश्यू के सोर्स में मैं एसपीआर लिख सकता हूं वहां पर? और फ्री रिजर्व तो सबका ही सोर्स होता है। फ्री रिजर्व तो सबका ही सोर्स होता है, डन है बेटा? तो बोनस इश्यू के 3 सोर्स है, 3 में से 2 तो हो गए, एसपीआर और फ्री रिजर्व, और एक आ जाएगा सीआरआर। कौन सा? सीआरआर, डन है बेटा? ऐसे ही बायबैक के लिए भी आपका सोर्स देखेंगे कि बायबैक के लिए पैसा कहां से आएगा, सोर्स क्या होगा। तो एक तो हो गया एसपीआर, अभी अभी लिखा है ना अपने, एसपीआर को यूज कर सकते हैं इन द बायबैक ऑफ सिक्योरिटी। दूसरा फ्री रिजर्व। कौन सा रिजर्व? फ्री रिजर्व तो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, फ्री है तो उससे हम बायबैक भी कर सकते हैं। तीसरा फ्रेश इश्यू ऑफ सिक्योरिटी। तीसरा सोर्स क्या हो जाएगा? फ्रेश इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, नॉट ऑफ सेम काइंड, है ना बेटा? बट वो सेम काइंड की नहीं होनी चाहिए। चलो बेटा, चलो ये मैं जब सोर्स लिखवाऊंगा ना यहां पर तब करवाऊंगा। अभी इतना ही समझो कि 52 के अंदर एसपीआर के 3 यूज अलाउड है। कितने यूज अलाउड है? 3 में से पहले 2 तो बड़े आसान है, बोनस और बायबैक। बोनस और बायबैक। तीसरा है बेटा राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस। राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस आप राइट ऑफ कर सकते हो बेटा एक्सपेंस। कौन कौन से? शेयर इश्यू एक्सपेंस नंबर 1, हाँ बुलेट बना लीजिए, शेयर इश्यू एक्सपेंस नंबर 1। नंबर 2 इसे आप राइट ऑफ कर सकते हैं कमीशन, कमीशन ऑन शेयर्स ऑब्लिक डिबेंचर। हाँ, अंडरराइटिंग कमीशन इसका अच्छा एग्जांपल है ना बेटा? कमीशन ऑन शेयर्स और डिबेंचर, क्योंकि आप जब शेयर डिबेंचर इशू करते हैं तो कई बार आईपीओ ले आते हैं, एफपीओ ले आते हैं, फिर अंडरराइटर को कमीशन देना पड़ता है वहां पब्लिक इशू में, ऐसा होता है। चलो, और तीसरा बेटा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर ऑब्लिक डिबेंचर। अब आप मेरे को ये मत कहना कि सर शेयर पे तो हम डिस्काउंट दे ही नहीं सकते। दे सकते हैं ना, स्वेट इक्विटी शेयर्स पे दे सकते हैं हम डिस्काउंट, है ना बेटा? तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर ऑब्लिक डिबेंचर, ये तो हो गए 3 यूज। ये 3 यूज ही कर पाएंगे आप एसपीआर के अगर आप 133 को कंप्लाई करते हैं, यानी कि इंड एस फॉलो करते हैं हम, है ना बेटा? अगर हम एस फॉलो नहीं करते फिर क्या होगा? तो फिर 3 तो ये कर ही सकते हैं, इसके अलावा 2 यूज और कर सकते हैं। वो 2 एक्स्ट्रा यूज लिखिए, 2 एक्स्ट्रा यूज इफ 133 नॉट कंप्लाइड, 2 extra uses if 133 not complied। पहला यूज है मेरे बच्चे राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो इसे हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ कर सकते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी बेटा? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस एक खर्चा है, इसको क्रेडिट कर दो, और एसपीआर एक रिजर्व है, इसको डेबिट कर दो। एसपीआर डेबिट टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, इससे आपका एसपीआर कम हो जाएगा और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ हो जाएंगे, है ना बेटा? तो जनरल एंट्री आपको मैंने बता दी, एसपीआर अकाउंट डेबिट टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। लास्ट इसका यूसेज है बेटा प्रीमियम पे करने में यूज कर सकते हो। तो टू पे ऑफ द प्रीमियम, टू पी ए वाई पे, और डबल एफ ऑफ, टू पे ऑफ द प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर। क्योंकि देखो रिडम्पशन तो प्रेफरेंस शेयर का होता है, इक्विटी शेयर का रिडम्पशन नहीं होता, बायबैक होता है। बायबैक हमने पहले लिख दिया था, ना बेटा? तो ये आपको मैंने इसके यूजेज बता दिए। 2 एक्स्ट्रा यूज में क्या आ गया? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करना, और पीओआर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, उसमें यूज कर सकते हो आप। क्लियर है? चलो, उसके बाद आते हैं सेक्शन 53। 53 के अंदर बड़ा खास है ये सेक्शन, क्योंकि एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है ये सेक्शन। और 53 जो सेक्शन है उसके अंदर ध्यान रखना है, शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं हो सकते, डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू हो सकता है। मैंने यहां पर शेयर एक्सप्रेसली लिखा है, शेयर डिस्काउंट पे इश्यू करना अलाउड नहीं है, डिबेंचर को आप इस डिस्काउंट पे इश्यू। अब कई तो डीप डिस्काउंट डिबेंचर्स होते हैं। क्या होते हैं? डीप डिस्काउंट बॉन्ड, डीप डिस्काउंट डिबेंचर, जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन डिबेंचर। तो डिबेंचर को डिस्काउंट पे इश्यू किया जा सकता है।
रोक सिर्फ किस पे है? शेयर्स पे। तो सेक्शन 52 तो सिक्योरिटी से डील कर रहा था, 53 किससे डील कर रहा है? शेयर से। पहला डन पॉइंट इसके अंदर। दूसरा, नॉर्मली शेयर डिस्काउंट पे इश्यू करना अलाउड नहीं है। हालांकि जो सेक्शन की लैंग्वेज है उसमें लिख रखा है प्रोहिबिशन है, एब्सोल्यूट बैन है, शेयर डिस्काउंट में किसी भी हाल में इश्यू किए नहीं जा सकते, लेकिन खुद ही एक्सेप्शन दे रखी है। 53 के सेक्शन एक तो ये 54, यानी कि स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे इश्यू किए, तो इन्होंने खुद मॉड्यूल में लिख रखा है कि ये प्रोहिबिशन एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन नहीं रहा, क्योंकि एक्सेप्शन आ गई। क्या आ गई? एक्सेप्शन। दूसरा इन्होंने कहा है कि एक होता है DRS, डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, उसके अंदर भी शेयर डिस्काउंट पे इश्यू किए जा सकते हैं। इसके लिए इन्होंने 53 के अंदर एक नया सब सेक्शन ऐड किया है, 53(2)(a), 53 ब्रैकेट्स में 2A और A बड़ा लिखना है आपको। तो 53(2)(a अलाउ करता है, और वो इसकी एक्सेप्शन है। और वो क्या अलाउ करता है? हम डिस्काउंट पे शेयर दे सकते हैं अंडर डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान। और ये जो DRS या SRP है वो आपका RBI के अंडर होता है। जब आप किसी बैंक का लोन वगैरह पे नहीं कर पा रहे, तो बैंक वाला क्या करता है? लोन के बदले में शेयर ले लेता है। बैंक वाला क्या करता है? लोन के बदले में शेयर ले लेता है। तो आप उस टाइम बैंक को जो शेयर देंगे वो डिस्काउंट पे देने पड़ सकते हैं, और क्योंकि RBI की स्कीम के तहत हो रहा है तो ये सेक्शन उसको रोक नहीं सकता। और शेयर वहां पे डिस्काउंट पे इश्यू करना नॉट अलाउड या अलाउड? अलाउड। तो दो जगह अलाउ हो गया ना शेयर डिस्काउंट पर, एक तो स्वेट इक्विटी शेयर और दूसरा DRS, डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ RBI। 54, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड सेक्शन, ना बेटा, जो रेयरली कभी ऐसा होता है एग्जाम में ना आए, ना बेटा, स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर्स जो होते हैं बेटा, ये किसको इश्यू किए जाते हैं? डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज। और ये सारे डायरेक्टर्स को अलाउड है। किसको अलाउड है? इवन द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इनको भी अलाउड है ये वाले। क्योंकि एक और टाइप के भी शेयर्स होते हैं, इसॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो 62 के अंदर आएंगे बेटा आपके। इसॉप जो होते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, उसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 37 में है। और स्वेट इक्विटी शेयर की ऐसा जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लॉज 88 में है बेटा। स्वेट इक्विटी शेयर की पहली खूबी आपने लिख ली कि ये किसको इश्यू किए जा सकते हैं? ऑल डायरेक्टर्स। कोई ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं देना। इसॉप में आप क्या लिखेंगे कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अलाउड नहीं है। तो स्वेट इक्विटी शेयर और इसॉप का डिफरेंस बनाए, पेपर में नहीं पूछेंगे, जस्ट अपनी नॉलेज के लिए बनाते हैं आप, उसको तो शॉर्ट में बना सकते हैं आप। तो एक में स्वेट लिखो और एक में इसॉप लिखो, जल्दी जल्दी बनाएं। स्वेट और इसॉप। पहला पॉइंट बनाए बेटा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या अलाउड नहीं है? इसॉप। क्या अलाउड है? स्वेट इक्विटी शेयर। उसके बाद दूसरा डिफरेंस बनाएंगे लॉक इन पीरियड का। लॉक इन पीरियड का मतलब क्या होता है? आपको एक बार शेयर मिल गया, आप इनको बेच नहीं सकते, उसे क्या बोलते हैं? लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड बेटा किसको अच्छा लगेगा? किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। बहुत निराश है शेयर होल्डर कि यार शेयर दे दी और बेच सकते नहीं। बताओ, इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप। हाँ, डिविडेंड मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बट आप इन शेयर्स को बेच के बस अंडों से काम चलाना पड़ेगा बेटा, मुर्गी नहीं दे सकते यहाँ पे, ना बेटा। चलो, कैपिटल गेन के मजे 3 साल बाद। तो देखो बेटा, स्वेट इक्विटी शेयर में रिस्ट्रिक्शन है, मिनिमम 3 इयर्स का क्या है? लॉक इन पीरियड। और कंपनी इसको बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकती है। कई ऑथर्स की हालांकि ये एक इंटरप्रिटेशन है कि 3 इयर्स फ्लैट है और कंपनी चाह के भी इसको बढ़ा नहीं सकती, ना बेटा। और ICI के PYQ में एक बार ये इंटरप्रिटेशन आई थी कि ये 3 इयर्स है, ये मिनिमम 3 इयर्स नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे इसे? 3 इयर्स। क्या लिखेंगे? 3 इयर्स। इसॉप में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। ओके, चलो। उसके बाद रजिस्टर बनता है बेटा, रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर। वो बनेगा SH3 में। कौन से 3 में? रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर आपका SH3 में तैयार होगा। जबकि जो इसॉप वाला रजिस्टर है वो कौन से फॉर्म में है? SH6। तो स्वेट इक्विटी शेयर का जो रजिस्टर तैयार होगा SH3 में होगा बच्चों, और इसॉप वाला SH6 में होगा। बस, ज्यादा डिफरेंस नहीं करते क्योंकि एग्जाम के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है।
चलो बेटा, उसके बाद आते हैं बेटा स्वेट इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उसकी लिमिट क्या होती है, मतलब कितना स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू करना अलाउड है। तो एक साल में 15% और वैसे लाइफ टाइम में 25%। है ना बेटा, 1 ईयर में मैक्सिमम कितना कर सकते हो आप स्वेट इक्विटी शेयर इश्यू, 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। इसको क्या बोलेंगे आपका, मिनिमम इतना कर सकते हो, मैक्सिमम इतना, मैक्सिमम को क्या बोलेंगे, कैप, कैप लिमिट, सीलिंग लिमिट। है ना बेटा, मैक्सिमम लिमिट। तो मैक्सिमम लिमिट स्वेट इक्विटी शेयर की 15 है या 25 है, एक साल की 15, और अगर आप सारा जोड़ लें दूसरा साल तीसरा साल तो फिर 25। स्टार्टअप कंपनीज के लिए 50%। स्टार्टअप कंपनीज को कितना अलाउड है स्वेट इक्विटी शेयर, 50, क्योंकि उनको देखो अभी मार्केट में नाम बनाना है तो उन्हें स्वेट इक्विटी शेयर यानी इंप्लॉइज को कुछ ज्यादा करना पड़ेगा, तो वो 50% तक कर सकती है ना बेटा। और इसमें भी गैप है, क्योंकि जो नॉर्मल कंपनी है उनको 15 या 25% अलाउड है पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का, 15 या 25% किसका है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का, पीईएससी का, जबकि स्टार्टअप को 50% ऑफ पीएससी, और पीएससी में पीईएससी के अलावा पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ जाएगी। तो स्टार्टअप को थोड़ा सा एडवांटेज है स्वेट इक्विटी शेयर। उसके बाद आते हैं अगले सेक्शन पर, क्योंकि हम ओवरव्यू ले रहे हैं अभी। तो सेक्शन 55 पर आते हैं हम, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कौन सा सेक्शन है ये बेटा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जो सेक्शन 55 है बेटा, जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का है, ये इश्यू का भी है, दो है इसमें पॉइंट, इश्यू और रिडम्पशन। और जब भी आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करोगे ना, तो जैसे इक्विटी शेयर्स को तो आप रिडीम करते हैं, बायबैक करते हैं, बायबैक, और प्रेफरेंस शेयर को रिडीम। इक्विटी शेयर को जब आप बायबैक करोगे ना, तो पहले सीआरआर बनेगा, फिर बायबैक होगा, पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनेगा, फिर बायबैक कर पाओगे आप। और जितने शेयर आप बायबैक करोगे ना, सबकी फेस वैल्यू के बराबर क्या बनेगा, सीआरआर। जितने शेयर बायबैक करोगे सबकी फेस वैल्यू के बराबर क्या बनेगा, सीआरआर। पहले सीआरआर हो तो आगे बढ़ना, इतने पैसे हो तो आगे बढ़ना, यानी कि पहले आपसे वो सीआरआर बनवाएंगे। सीआरआर क्यों बनवाएंगे, क्योंकि इक्विटी शेयर को लास्ट में पेमेंट होनी चाहिए थी, इनको हो रही है पहले, ना बेटा, इनको पेमेंट कब होनी चाहिए थी, सबसे लास्ट में, और ये तो बायबैक के बहाने पेमेंट पहले ले गए, और बैंक और डिबेंचर होल्डर तमाशे देख रहे हैं इनके, तो इसलिए उनकी रक्षा के लिए क्या बनता है, सीआरआर। क्या बनता है, तो सीआरआर की फुल फॉर्म क्या है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सीआरआर का पर्पज क्या है, प्रोटेक्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, प्रोटेक्टिंग द क्रेडिटर्स एंड अदर आपके आउटसाइडर्स, है ना बेटा, उनकी रक्षा के लिए सीआरआर बनता है। बायबैक होने के बाद या पहले, पहले बनाओ सीआरआर फिर करना बायबैक, पहले बनाओ सीआरआर फिर करना रिडम्पशन। तो यहां पे भी बनेगा सीआरआर, तो दो जगह सीआरआर बनता है बेटा, एक तो 69 सेक्शन में बनता है बायबैक से पहले, और एक 55 के अंदर बनेगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर से पहले। क्लियर बेटा। और अगेन किसके बराबर बनेगा, फेस वैल्यू, किसके बराबर बनेगा, फेस वैल्यू। रिडम्पशन ईयर्स, प्रेफरेंस शेयर के मैक्सिमम 20 हो सकते हैं, और प्रेफरेंस शेयर को 20 साल से लंबे समय के लिए रखा नहीं जा सकता, एक्सेप्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी। कौन सी कंपनी, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज हैं, इनका शेड्यूल नंबर 6 है। कौन सा है, शेड्यूल नंबर 6, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन है, जैसे टेलीकॉम के टावर भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, और ट्रांसपोर्ट कंपनीज भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएगी, जिनके पास हैवी व्हीकल्स हो। तो बहुत सारे मतलब ऐसे एरिया हैं जहां से आप इंफ्रास्ट्रक्चर में कवर हो जाते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बनते ही आपको गवर्नमेंट से स्पेशल बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप कंट्री का इंफ्रा डेवलप कर रहे हो, है ना बेटा। तो इंफ्रा कंपनीज को कितने सालों तक के अलाउड है, 30 इयर्स तक के, बट एक शर्त है वहां पर, 21वें साल से आपको रिडम्पशन शुरू करना है, और हर साल 10-10% करना है। 21वें साल से शुरू करना है और हर साल 10-10% करना है ना बेटा, एट द ऑप्शन ऑफ शेयर होल्डर्स। ओके। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑप्शनल है, कंपलसरी है, कंपलसरी, आप रोक ही नहीं सकते। प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल हो सकते हैं, yes or no? Yes, no. When there is a redemption period and the redemption period is mandatory, then how you can say the preference share can be redeemable? आपने तो कहा ना रिडम्पशन जरूरी है तो फिर रिडीमेबल, फिर क्या नहीं हो सकते, रिडीमेबल। चलो, प्रेफरेंस शेयर इरिडीमेबल अलाउड नहीं है, अंडर विच लॉ, कंपनी लॉ।
कौन सा लॉ? और किसी लॉ में होगा, हमारे यहाँ अलाउड नहीं है। डन है बेटा? जैसे बैंकिंग लॉज में अलाउड होता है, बट वो बैंक्स को अलाउड होता है। डन है बेटा? क्लियर? चलो अभी आपने तो कंपनी लॉ पढ़ना है, तो मैक्सिमम रिडम्पशन पीरियड क्लियर है बेटा? 20 ईयर्स या 30 ईयर्स? नॉर्मली, एक्सेप्शनली, टू होम? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी स्पेसिफाइड इन विच शेड्यूल? शेड्यूल 6। चलिए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए आर्टिकल में ऑथराइजेशन चाहिए या मैंडेटरी है? क्वेश्चन आ गया पेपर में, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए आर्टिकल में ऑथराइजेशन चाहिए। मैंने आपसे पूछ लिया मैंडेटरी है तो आर्टिकल क्या करेगा? करना ही करना है। आर्टिकल में ऑथराइजेशन की कोई नीड नहीं है। डन है बेटा? प्रेफरेंस शेयर का इश्यू लाना है, उस टाइम आर्टिकल में ऑथराइजेशन होनी चाहिए। रिडम्पशन के टाइम कोई ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है। यानी आर्टिकल में ये लिखा है कि हमारे यहाँ प्रेफरेंस शेयर इश्यू होंगे, तभी प्रेफरेंस शेयर आप इश्यू कर पाएंगे। ये नहीं लिखा हुआ कि रिडम्पशन होगा, तो रिडम्पशन तो होके रहेगा, क्योंकि रिडम्पशन ऑप्शनल है, मैंडेटरी है। डन है बेटा? चलो, प्रेफरेंस शेयर का जब इश्यू आएगा तो किसको दर्द होएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, तो उनसे एसआर पास कराना पड़ेगा। क्या पास कराना पड़ेगा? तो इश्यू की दो शर्तें लिखो बेटा, इश्यू की दो कंडीशन, एओए प्लस एसआर, एओए प्लस एसआर, कंडीशन फॉर इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। डन है बेटा? आर्टिकल में ऑथराइजेशन चाहिए तो एओए लिख लो सिर्फ, प्लस एसआर। उसके बाद कंडीशन फॉर रिडम्पशन, जल्दी जल्दी लिखो बेटा, कंडीशंस फॉर रिडम्पशन। रिडम्पशन की शर्त है बेटा फुल्ली पेड अप शेयर। कैसा शेयर होना चाहिए? और मान लो पार्टली पेड अप है तो पहले कॉल मंगवाओ भाई। कैसे आप पार्टली पेड अप को रिडीम कर रहे हो? पैसे पूरे आए नहीं और आप उनको पूरे पैसे दे रहे हो, क्योंकि रिडम्पशन फेस वैल्यू पे ही होगा, रिडम्पशन डिस्काउंट पे अलाउड नहीं है। है ना बेटा? तो इसलिए आपको क्या करना है बेटा, पार्टली पेड अप वालों को कर देना है रिडीम, 30 रुपए लेके 100 रुपए दे देना है, फालतू रखे हैं, या पहले फुल्ली पेड अप बनाना है। उसके दो तरीके हैं, या तो आप उनसे कॉल मंगवाएं या कॉल ना मंगवा के उनको बोनस कॉल दे दो आप। बोनस कॉल का मतलब क्या होता है? आपके पास फ्री रिजर्व्स पड़े थे, लेकिन फ्री रिजर्व इक्विटी शेयर होल्डर के पहले उनसे पूछना पड़ेगा, वो खा जाएंगे तुम्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ना बेटा? क्लियर है? चलो, उसके बाद रिडम्पशन के लिए हमें सोर्स चाहिए, तो क्या फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं? क्या फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं? ऑब्वियसली फ्री रिजर्व तो कहां यूजेबल है? मैंने कह दिया यार तुम्हें 4 बार, तुम्हें भरोसा नहीं होता मेरे पे। फ्री रिजर्व कहां यूज कर सकते हैं? कहीं पे भी। तो सोर्स लिखो बेटा ऑफ रिडम्पशन, सोर्स ऑफ रिडम्पशन। नंबर 1 फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व से फेस वैल्यू या प्रीमियम क्या दे सकते हैं? कुछ भी। तो फ्री रिजर्व से आप फेस वैल्यू भी यूज कर सकते हैं उसको रिडीम करने में, और अगर 100 रुपए वाला 120 में रिडीम कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा 20 रुपए के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो फ्री रिजर्व प्रीमियम को पे करने में भी यूज हो जाएगा, और फ्री रिजर्व शेयर कैपिटल में भी यूज हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है एसपीआर यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? पहली बात तो एसपीआर फेस वैल्यू में तो यूज ही नहीं होता। किसमें यूज होता है? प्रीमियम। और प्रीमियम में भी हर कंपनी यूज कर पाएगी या नॉन कंप्लायंट? नॉन कंप्लायंट, जो 133 फॉलो ना करती हो, उसके 5 यूजेज में है ये। ना बेटा? और अपने को नॉर्मली पेपर में क्या मान के चलना है कि कंपनी कंप्लायंट है, तो इसलिए एसपीआर को यूज नहीं कर सकते हम। ना बेटा? तो नॉर्मली एसपीआर कैन नॉट बी यूज्ड। नॉर्मली एसपीआर कैन नॉट बी यूज्ड। डन है बेटा? एक्सेप्शन लिखिए इसकी, इफ कंपनी डज नॉट कंप्लाई सेक्शन 133। पहली एक्सेप्शन है इफ कंपनी डज नॉट कंप्लाई सेक्शन 133, और दूसरी एक्सेप्शन है बेटा ये जो एसपीआर था, इसके अंदर ये जो 3 यूजी जो है ना, ये कंपनी एक्ट 13 से हुए। कब से हुए? कंपनी एक्ट 13 से। डन है बेटा? तो जो पुराने वाले थे, यानी कि कंपनी एक्ट 13 के इंप्लीमेंट होने से पहले, 1 अप्रैल 14 से पहले वाले, उनमें आप यूज कर सकते हैं। डन है बेटा? तो लिखिए बेटा प्रेफरेंस शेयर इश्यूड, सेकंड एक्सेप्शन में लिखिए प्रेफरेंस शेयर इश्यूड प्रायर टू 1 अप्रैल 14, प्रायर टू 1 अप्रैल 14। अब देखो बेटा, 1 अप्रैल 2014 से पहले वाले प्रेफरेंस शेयर में यूज कर सकते हो अगर वो कुछ आपके बचे हुए हैं तो, और हो सकते हैं ना बचे हुए, क्योंकि रिडम्पशन पीरियड 20 साल का है, और अभी 20 साल हुए नहीं है 2014 को।
2034 में जाके होंगे 20 साल। डन है बेटा? डन है? तो कुल मिला के नॉर्मली एसपीआर को यस बोलना है, नो करना है, नो। एक्सेप्शन नंबर 1, 133 कंप्लाई नहीं किया होगा तो कर सकते हो आप। और दूसरी क्या है? पुराने का मतलब 1 अप्रैल 14 से पहले वाले प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर। 55 मैंने लगभग डन करा दिया, 56 पे आता है ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। कंसेप्चुअल क्लास है जिसके अंदर आप सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं, मॉड्यूल के अच्छे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं आप। डन है बेटा? 56 बेटा ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का है। ट्रांसफर वॉलंटरी होता है, ट्रांसमिशन जबरदस्ती होता है। जैसे कि किसी व्यक्ति की डेथ होगी तो उसके शेयर उसके बच्चे के पास चले गए, ये ट्रांसफर है, ट्रांसमिशन है? ट्रांसमिशन है। कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया, उसके शेयर लिक्विडेटर के पास चले गए, ट्रांसमिशन। कोई पागल हो गया, उसके शेयर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास चले गए, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन जबरदस्ती होता है, आपकी विल से नहीं होता। ट्रांसफर आप अपनी मर्जी से शेयर बेच रहे हो। है ना बेटा? तो यहाँ पे SH4 का फर्क आएगा। ट्रांसफर में SH4 लगेगा, ट्रांसमिशन में SH4 नहीं लगेगा। SH4 हो है क्या? ट्रांसफर डीड। कौन सी डीड? यानी कि अगर फादर से सन के पास शेयर आ रहे हैं तो ट्रांसफर डीड की यानी कि स्टाम्प ड्यूटी की या खर्चों की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पागल हो गया और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास शेयर जा रहे हैं तो ट्रांसफर डीड की जरूरत नहीं है और स्टाम्प ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी। और ऐसे ही इंसॉल्वेंट होने पर स्टाम्प ड्यूटी और ट्रांसफर डीड नहीं लगेगी। तो SH4 क्या है बेटा? फॉर्मेलिटी है, खर्चा है, और ये ट्रांसफर डीड है। और ट्रांसफर डीड इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के 3 केस है, मॉड्यूल में तीनों बोल दिया मैंने, लुनेसी, इंसॉल्वेंसी एंड डेथ। है बेटा? वो 3 केस मैंने आपको बोल दिए। SH5 क्या है? 2 टाइप के शेयर होते हैं, फुल्ली पेड अप। कहां पे शेयर जब आप ट्रांसफर करेंगे तो गड़बड़ हो सकती है? पार्टली पेड अप। कल को हो सकता है कि एक अमीर शेयर होल्डर अपने नौकर के नाम पे शेयर ट्रांसफर करके भाग जाए, हमें तो पता नहीं वो क्या है। और शेयर कैसे थे? पार्टली पेड अप। कल को वो बंदा शेयर पे जो अनपेड अमाउंट है वो पे नहीं कर पाएगा, तो बेटर क्या है? पार्टली पेड अप शेयर का ट्रांसफर जब आए तो अलाउ कर दो या इंक्वायरी करो। हु इज द ट्रांसफरी? हु इज द ट्रांसफरी? हु इज द बायर? क्या वो हमारी शेयर कैपिटल पे कर पाएगा? 2 रुपए की बची हुई है लेकिन 100 करोड़ शेयर है, कितने हो गए? 200 करोड़ दे देगा क्या वो रामू? डरने बेटा? तो पहले देख लेना बेटा। कुल मिला के हम ट्रांसफर को रोक सकते हैं, उसके लिए हमें SH5 फेंकना है बेटा। क्या फेंकना है? SH5 एक लेटर है जो हमें कम्युनिकेट करना है ट्रांसफरी को, और रामू को बताना है कि रामू मेरे बच्चे ऐसा है, 2 रुपए पर शेयर इंटू 100 करोड़ शेयर, 200 करोड़ रुपए आपसे लिए जाएंगे, दे देगा क्या? डरने बेटा? रामू ने कहा नहीं बाबूजी, हम तो ऐसा नहीं दे सकते। तो फिर क्या करेंगे बेटा? ट्रांसफर अलाउ करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। और ये रॉन्गफुल रिफ्यूजल नहीं है, ये राइटफुल रिजेक्शन है। सामने वाला ज्यादा स्मार्ट बन रहा है, इस बात पे हम उसके ऊपर फ्रॉड का केस भी कर सकते हैं कि उसने इंटेंशनली ये सब किया है। तो ऐसा करने का या नहीं करने का? नहीं करने का। SH5 क्या बेटा? ये एक सर्टिफिकेट मांग रहे हैं हम रामू से। रामू से मतलब बायर से, बायर का मतलब ट्रांसफरी से। कौन से शेयर्स में? पार्टली पेड अप शेयर्स में। तो SH4 लिखिए बेटा ट्रांसफर डीड, एंड SH5 लिखिए बेटा NOC, फुल फॉर्म नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम ट्रांसफरी। हमें क्या चाहिए? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए फ्रॉम ट्रांसफरी इफ पार्टली पेड अप शेयर्स आर देयर। हमें NOC चाहिए फ्रॉम ट्रांसफरी इफ पार्टली पेड अप शेयर्स आर देयर। 57 सेक्शन पर्सोनेशन का है बेटा। किसका है? पर्सोनेशन का मतलब होता है छल कपट प्रपंच दिखावा। आप कुछ हो नहीं बट आप दिखा रहे हो कि आप वो हो। इसको बहरूपिया भी बोल देते हैं, है ना बेटा? जैसे कि आर्यन के नाम पे कोई शेयर थे पर कोई और आर्यन आ गया और वो डिविडेंड ले गया, वो उन शेयर को बेच के पैसे ले गया, दैट इज पर्सोनेशन। तो हम उस फेक आर्यन के खिलाफ 1 ईयर से 3 ईयर का इंप्रिजनमेंट करवा सकते हैं, 1 लाख से 5 लाख का फाइन लगवा सकते हैं, और बीच में क्या लगा हुआ है? एंड का मतलब क्या है? नॉन कंपाउंडेबल, यानी कि उसको माफी नहीं मिलेगी। कोर्ट से माफी मांगेगा तो कंपाउंडिंग नहीं होगी। तो इसको क्या बोलेंगे आप? पर्सोनेशन को। ये नॉर्मल है, डिसिटफुल है? नॉर्मल है, डिसिटफुल है? डिसिटफुल। डिसिटफुली प्रेजेंट करना अपने आप को। डिसिटफुली प्रेजेंट करने का मतलब क्या? ठगना किसी को, ठगने के लिए खुद को प्रेजेंट करना। डिसिट एक वर्ड यूज करते थे ICA में,
एनी एक्ट फिट टू डिसीव अदर्स, तो डिसिटफुल है बेटा ये। तो पर्सोनेशन का नेचर क्या होता है बेटा? डिसिटफुल। और उसके बाद बस तुम्हें पेनल्टी याद रखनी है, ये पूछते हैं पेपर में, पेनल्टी होता क्या? क्लियर है? डिसिटफुल। और उसका अंजाम क्या होगा? 1 ईयर से 3 ईयर एंड 1 लाख से 5 लाख ऑन दैट पर्सन हु डिड दैट डिसिट। उसके बाद 58, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन बेटा, और ये छुपा रुस्तम है बेटा। जब भी हम सोचते हैं ना पेपर में नहीं आएगा, तैयार मिलता है बेटा। इसमें है क्या बेटा? ट्रांसफरी का राइट। किसका राइट? जैसे कि ए बंदा है, वो शेयर बेचना चाह रहा है बी के नाम से, और मैंने बी से कहा है तेरे औकात है पार्टली पेड अप शेयर लेने की। उन्हें मेरे को आईटीआर और बैलेंस शीट और अपनी सारी भेज दी। बोले औकात तो बहुत है, दिखाऊं क्या यहाँ पे? मैंने कहा नहीं। वहां पे मैंने अब क्या करना है बेटा? ट्रांसफर कर देना है या रोकना है? कर देना है। फिर भी मैंने नहीं किया। मैं कहा चल हट। अब देखो बेटा, वो फिर क्या कर लेगा? एनसीएलटी में जाएगा। कहां जाएगा? और बोले देखो सर, शेयर होल्डर के साथ आम जनता के ऊपर अत्याचार करते हैं सर, और तो किसी पे बस चलता नहीं, हम पे बस चलाते हैं अपना। डन है बेटा? तो अब देखो बेटा, एनसीएलटी में पहुंच गया आप। डन है बेटा? एनसीएलटी ने देखा कि हाँ रिफ्यूजल रॉन्ग था, और रीजन था या कोई रीजन नहीं था, बिना बात के बीओडी ने रिजेक्ट किया है, तो बीओडी पे फाइन लग जाएगा, कंपनी पे फाइन लग जाएगा, और एनसीएलटी का ऑर्डर 10 डेज में कंप्लाई होगा। कितने दिन में? और ट्रांसफरी का नाम कितने दिन में एंटर हो जाएगा रजिस्टर ऑफ मेंबर में? 10 डेज। और शेयर स्प्लिट भी कितने दिन में इश्यू हो जाएगा? 10 डेज। 2 मंथ 1 मंथ गया बेटा, नॉट विथ स्टैंडिंग हो गई। है ना बेटा? क्लियर? 58 सेक्शन क्लियर है? अगर आपका शेयर ट्रांसफर कोई रोके, कौन रोके? कंपनी के डायरेक्टर्स। जानबूझ के या जानने में? जानबूझ के। विद रीजन है विदाउट रीजन? या तो विदाउट रीजन या विद इनसफिशिएंट रीजन, इनएडिक्वेट रीजन। यू कैन मूव टू एनसीएलटी, एंड इफ एनसीएलटी इज सैटिस्फाइड दैट द ट्रांसफर इज राइट एंड द कंपनी वाज रॉन्ग, और वो से रॉन्गफुल रिफ्यूजल मान लेती है, तो एनसीएलटी का ऑर्डर 10 डेज में कंप्लाई करना पड़ेगा कंपनी एंड इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 59 भी सेम लाइंस पर ही है, वही एनसीएलटी में जाओगे आप, वही 10 डेज में कंप्लाई होगा, और कोर्ट के जो खर्चे लगे हैं वो भी सारे कंपनी को पे करने पड़ेंगे। डन है बेटा? और सारा खर्चा किसका लगेगा बेटा? जिसने गलत किया था, जिसने अननेसेसरी रोका था। 59 में फर्क क्या है? जैसे 82 के साथ 83 था, है ना? 82 जहां पे फेल हो जाता था, 83 हेल्प कर देता था। 77 के साथ 78 था। ये सहायक है इसका, क्योंकि 58 में सिर्फ ट्रांसफर केस फाइल कर सकता है, 59 में कोई भी कर सकता है, ट्रांसफरर भी केस फाइल कर सकता है। डन है बेटा? 59 में किसी का भी नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से अननेसेसरी हटा दिया बिना बात के, या अननेसेसरी डाल दिया, या फिर नेम एंटर करने में अननेसेसरी डिले कर रहे हैं। 3 पॉइंट है वहां पे, 3 ट्रिगर्स आर देयर। रिमूवल ऑफ नेम विदाउट रीजन, इंसर्टिंग द नेम विदाउट रीजन, या अननेसेसरी डिले इन ट्रांसफरिंग द शेयर सर्टिफिकेट। डन है बेटा? इन दैट केस द पीड़ित व्यक्ति कैन गो टू द एग्रीव्ड पर्सन कैन गो टू द एनसीएलटी, एंड यहां पर वो भी जा सकता है जो ट्रांसफर और ट्रांसफर के अलावा थर्ड पार्टी है। जैसे 83 में कौन जा सकता था? कोई भी। यहां पर भी कोई भी जा सकता है। उसमें लोकस स्टैंडी का एक कंसेप्ट आपके मॉड्यूल में, लोकस स्टैंडी का मतलब होता है कि किसके पास पावर है, किसके पास लीगल पोजीशन है, तो यहां पे सबके पास है। ना बेटा? अब जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर से आर्यन का नाम हटा दिया, किसका नाम हटा दिया? जबकि वो मेंबर है, तो सागर आके शिकायत कर रहा है एनसीएलटी में, तो एनसीएलटी ये नहीं कहेगी तू कौन है, एनसीएलटी कहेगी वाह बच्चा बहुत अच्छा है, तो दूसरों का भला करता है। तो यहाँ पे बेटा एग्रीव्ड पार्टी के अलावा किसको अलाउड है? बाकी मेंबर्स को भी अलाउड है, और वहां पे उनको इनडायरेक्टली एग्रीव्ड मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? क्योंकि अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर सही नहीं है तो अच्छा तो किसी को भी नहीं लगेगा। ना बेटा? ऐसा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। 59 हो गया अपना। 60 है नहीं हमारे सिलेबस में। उसका होता क्या है, जहां जहां ऑथराइजेशन कैपिटल आप लिखते हो वहां वहां सब्सक्राइब्ड और पेड अप भी लिखना पड़ता है, वो फाउंडेशन में था। 61 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये 61 वाले से यहाँ पे डैम श्योर क्वेश्चन आते हैं, और कई बार तो यहाँ से 3-3 क्वेश्चन भी उठ के आते हैं। 61 से 71 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है बेटा यहाँ की। यानी कि ये चैप्टर क्या होता जा रहा है बेटा? जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सेक्शन भी बड़े होते जाएंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जाएंगे। है ना बेटा? और ये ऑडिट में भी आते हैं। मजे की बात ये है, ऑडिट में एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, है ना बेटा? उसके अंदर है ये सारा का सारा, है ना बेटा? तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑडिट में भी मिनिमम 10 मार्क्स का आएगा ही आएगा, और वहां पे कोई करवाएगा नहीं, है ना बेटा?
कि वहां पे आपको कोई चैप्टर 4 कराने बैठेगा। चलिए बेटा आगे सेक्शन 61 ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें हम मेमोरेंडम का 5वां क्लोज ऑल्टर कर रहे हैं। कौन सा क्लोज? विच इज कैपिटल क्लोज। कौन सा क्लोज? चैप्टर 2 में सेक्शन 13 है जिसमें बाकी सारे क्लोज मेमोरेंडम के ऑल्टर हो जाते हैं, बस एक यही नहीं ऑल्टर हो पाता वहां पे। तो वहां पे लिखा हुआ है 61 में जाना पड़ेगा 5वें क्लोज के ऑल्टर के लिए, है ना बेटा। और यहां पर ऑल्टरेशन के 5 मोड अलाउड है। कितने मोड अलाउड है? जो 61(1)(a) से लेकर 61(1)(e) तक है ना बेटा। 5 मोड है क्या क्या? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ाना पहला मोड, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या करना? प्लस। 5वां मोड है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल को माइनस करना, है ना बेटा। आपको ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ानी है तो आप आरओसी को फीस दो। क्या दो? वो आपकी ऑथोराइजेशन बढ़ा देगा। जितनी फीस दोगे ज्यादा उतनी ऑथोराइजेशन भी बढ़ाएगा ज्यादा। हायर द फीस हायर विल बी द ऑथोराइजेशन। पैसा फेंको और ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल हासिल कर लो। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हम ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल सरेंडर करेंगे, हम तो कंपनी बंद कर रहे हैं और हम ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल को क्या करना चाहते हैं, तो आरओसी रिफंड देगा क्या? कैसी बात करते हैं? तो आप ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल सरेंडर कर सकते हो बट रिफंड नहीं मिलेगा, बिका हुआ माल वापिस नहीं होगा। चलो बेटा, तो 2 मोड तो क्लियर हो गए, 61(1)(a) और 61(1)(e), है ना बेटा। एक में आप ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ा रहे हो बाय पेइंग एडिशनल फीस टू आरओसी। दूसरे में आप ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल को डिमिनिश कर रहे हो या उसको आप एक टाइप से खत्म कर रहे हो, एक्सटिंग्विश कर रहे हो, बट उसके लिए आरओसी से कोई रिफंड नहीं मिलेगा, है ना बेटा। बीच में बच गए 3 मोड, 1B, 1C और 1D। उसमें 1B और 1C में क्या है बेटा? कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन। क्या है बेटा? कंसोलिडेशन एंड सब डिवीजन। अब कंसोलिडेशन में क्या करते हैं? छोटे शेयर को बड़ा कर देते हैं, तो सब डिवीजन में बड़े शेयर को छोटा कर देते हैं। 10 रुपए वाला शेयर 100 में कर दिया कंसोलिडेशन, और 100 रुपए वाला शेयर 10 का कर दिया सब डिवीजन, है ना बेटा। तो ये सब अलाउड है, यस। अब सब डिवीजन ज्यादा पॉपुलर है, सब डिवीजन, क्योंकि कंपनी का शेयर ना धीरे धीरे महंगा होता जाता है। महंगा होता होता शेयर हो गया 20,000 रुपए का। अब आम जनता के लिए इसको खरीदना क्या हो गया? मुश्किल। तो सब डिवीजन को पॉपुलरली आप लोग अभी बोल रहे हो ना, स्प्लिटिंग ऑफ शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 61 उसका सेक्शन है बेटा, स्प्लिटिंग का, और उसके लिए 61 तुम्हें कंप्लाई करना पड़ेगा। 61 की रिक्वायरमेंट क्या है? आर्टिकल में ऑथराइजेशन। किसमें ऑथराइजेशन? आर्टिकल में ऑथराइजेशन, प्लस रेजोल्यूशन बाय शेयर होल्डर, प्लस रेजोल्यूशन बाय शेयर होल्डर। यहां पे इन्होंने OR या SR मेंशन नहीं किया है, यहां पे इन्होंने OR या SR मेंशन नहीं किया है। कुछ राइटर यहां पे OR मानते हैं क्योंकि कुछ बताया नहीं होता तो हमें OR लेना होता है, कुछ नहीं बताया होता तो हमें। कुछ राइटर SR लेते हैं, कहते हैं सेक्शन 13 लग जाएगा अगर सेक्शन 61 कहीं पे साइलेंट है, और सेक्शन 13 SR मांगता है मेमोरेंडम के ऑल्टरेशन के लिए। क्या मांगता है? SR। तो हम क्या लिखेंगे? रेजोल्यूशन बाय शेयर होल्डर, और ब्रैकेट में लिख देंगे OR/SR, है ना बेटा। और MCQ आ जाए तो SR, MCQ आ जाए तो SR, है ना बेटा। चलिए, तो 61 के 5 मोड में से 4 डिस्कस कर लिए मैंने। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल प्लस करना, इंक्रीजिंग द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, माइनस करना, डिमिनिशिंग द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, कैंसिलेशन द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, और एक हो गया कंसोलिडेशन 10 वाला 100 का, और सब डिवीजन 100 वाला 10 का, 100 वाला 10 का, 10 वाला 1 का, ये चलता है जिसे क्या बोलते हैं? सब डिवीजन, स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स। डन है। एक रह गया स्टॉक, 61(1)(c) है वो, उसमें शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करते हैं और स्टॉक को शेयर्स में। स्टॉक लेकिन आजकल अनपॉपुलर हो रखे हैं, है ना बेटा, और शेयर ज्यादा चलते हैं मार्केट में। स्टॉक में क्या होता था? फेस वैल्यू नहीं होती थी, स्टॉक में डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता था, लेकिन आजकल वो ज्यादा पॉपुलर है नहीं मार्केट में। तो बस इतना ध्यान रखना बेटा, 61(1)(c) में क्या होता है? शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा, और सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर ही कन्वर्ट हो सकता है, पार्टली पेड अप शेयर कन्वर्ट नहीं हो सकता। बाकी जब हम सेक्शन डिटेल में करेंगे तब करेंगे। 61 का डिफरेंस पूछा जाता है 66 के साथ। 61 का डिफरेंस पूछा जाता है 60, जैसे 62 और 63 का आपस में कॉम्बिनेशन बनता है, ये राइट शेयर्स और ये बोनस शेयर्स हैं। ऐसे ही 61 का 66 के साथ डिफरेंस अच्छा बनता है। 66 में क्या है? रिडक्शन। क्या है बेटा? रिडक्शन। और यहां पे 1E में हमने क्या किया था? कैंसिलेशन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना बेटा। कैंसिलेशन का मतलब है तुमने अपनी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को नष्ट किया है ना बेटा, और तुमने अपनी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को आरओसी को वापस दे दिया, डन है बेटा।
रिडक्शन का मतलब काफी अलग है। पहली बात तो लिखो रिडक्शन में 3 मोड है। कितने मोड है? 3 मोड। जबकि ये जो 61(1)(e है ना, ये तो खुद एक मोड है, इसके फर्दर कोई मोड नहीं। तो रिडक्शन के 3 मोड हैं। तीनों में ही आप आउटसाइडर को नुकसान पहुंचा सकते हो। तीनों में ही आप आउटसाइडर को 61 शांत सेक्शन, इसमें आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, कोई वायलेंस नहीं था। 66 में बेटा वायलेंस ही वायलेंस है बेटा। क्या भरा पड़ा है? वायलेंस ही वायलेंस भरा पड़ा है। तो यहाँ पे एनसीएलटी आएगी बेटा। कौन आएगी? एनसीएलटी। तो 3 मॉड्स। ओआर की बजाय यहाँ पे एसआर मैंडेटरी है, कोई ऑप्शन नहीं है ओआर का यहाँ पर। 3 मॉड्स हैं। पहली रिक्वायरमेंट एसआर, दूसरी रिक्वायरमेंट एनसीएलटी की अप्रूवल। अब देखो पहला बड़ा डिफरेंस क्या बन गया, यहां पर एनसीएलटी की अप्रूवल मैंडेटरी है तभी रिडक्शन हो पाएगा, जबकि यहां पर एनसीएलटी की अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड। डन है बेटा? नॉर्मली यहां पे एनसीएलटी की अप्रूवल नहीं चाहिए। डन है बेटा? चलिए अब देखो बेटा, रिडक्शन के 3 मोड है। वो 3 मोड क्या क्या है? आप ना अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनकी शेयर कैपिटल लौटा रहे हो, अपने इक्विटी शेयर होल्डर को उनकी शेयर कैपिटल लौटा रहे हो। इसको बोलते हैं पे ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं? पे ऑफ OFF द पेड अप शेयर कैपिटल। पहला मोड लिख लिया आपने। अब देखो बेटा, आप कहोगे तो बायबैक हो गया। नहीं, बायबैक तब किया जाता है जब कंपनी में खुशियां हो और कंपनी पैसों से लदी पड़ी हो और कंपनी परफेक्टली सॉल्वेंट हो और कंपनी के पास बेटा महा प्रॉफिट्स है और महा कैश है, तब बायबैक होता है। और रिडक्शन होता है बेटा दुख की घड़ी में, जब कंपनी के पास पैसों का नामो निशान, ऊपर से ये इक्विटी शेयर होल्डर को उनकी कैपिटल लौटाने जा रहे हैं। तो बताइए बैंक नाचेंगे या नहीं नाचेंगे? सारे बैंक नाचेंगे बेटा पूरी तरह। तो एनसीएलटी की अप्रूवल चाहिए। एनसीएलटी अपनी अप्रूवल देने से पहले सभी बैंक्स को बुलाएगी और कहेगी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? वो कहेंगे हाँ प्रॉब्लम है, तो फिर रिडक्शन होएगा नहीं। ना बेटा, तो पे ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल कब? जब कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है? लॉस में। इन केस ऑफ लॉसेज। सेकंड है बेटा राइटिंग ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। राइटिंग ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या है? आप बैलेंस शीट से पेड अप शेयर कैपिटल को उड़ा रहे हो, हटा रहे हो और आप एक जर्नल एंट्री पास कर रहे हो बेटा, पेड अप शेयर कैपिटल डेबिट। पेड अप शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट किया था ना आज तक, इस बार क्या कर रहे हो? टू एसेट्स। एसेट्स सारी खत्म हो चुकी है तुम्हारी, ये एंट्री अलाउ कर सकती है और ये आपके अकाउंट्स में चैप्टर बन जाएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या बन जाएगा? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। है ना बेटा? तो ये अलाउड है। सेकंड मोड में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आप इसमें पैसा लौटा रहे हो या जर्नल एंट्री पास कर रहे हो, मेयर बुक एंट्री पास कर रहे हो विद अप्रूवल ऑफ एनसीएल। है ना बेटा? थर्ड क्या है बेटा? थर्ड के अंदर आप क्या करते हो, इनकी जो लायबिलिटी है ना उसको रिड्यूस कर रहे हो। इनकी लायबिलिटी को कैसे रिड्यूस कर रहे हो आप? मान लो कि 10 रुपए का शेयर था, 4 पेड था, तो कितना अनपेड था? 6। आप कह रहे हो कि 6 अनपेड नहीं है, बस अनपेड अमाउंट खत्म हो गया। तो आपने जो पेड अप शेयर कैपिटल थी वो तो नहीं लौटाई, बट जो 6 रुपए आ सकते थे वो रोक दी। है ना बेटा? तो थर्ड मोड है बेटा रिडक्शन ऑब्लिक एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लायबिलिटी। रिडक्शन ऑब्लिक एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लायबिलिटी बाय ऑल्टरिंग अनपेड शेयर कैपिटल। बाय ऑल्टरिंग अनपेड शेयर कैपिटल। तो रिड्यूसिंग ऑब्लिक एक्सटिंग्विशिंग अनपेड शेयर कैपिटल आपने छेड़ दी, लाइबिलिटी उससे कम कर दी। तो रिड्यूसिंग ऑब्लिक एक्सटिंग्विशिंग द लाइबिलिटी बाय ऑल्टरिंग अनपेड शेयर कैपिटल। डन है बेटा? रिडक्शन के 7 फॉर्म है बेटा, RSC 1 से लेकर 7 और बहुत सारे सबसेक्शन है बेटा, वन ऑफ द बिगर सेक्शन। डन है बेटा? चलो उसके बाद आते हैं 62 पर। 62 का मैंने नाम क्या लिखा है? राइट से नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा है? प्रीएम्प्टिव राइट। ये टेक्निकल नेम है, पॉपुलर नेम क्या है? राइट इश्यू। है ना बेटा? 62 के साथ कॉम्बिनेशन बनता है 63 का। 63 में क्या है बेटा? बोनस इश्यू। अब देखो बेटा, राइट इश्यू में पैसे आएंगे या जाएंगे? आएंगे। कैश विल इनफ्लो। डिफरेंस बनाओ बेटा राइट इश्यू बोनस इश्यू का। पेपर के लिए रेलिवेंट नहीं है डिफरेंस, जस्ट कंसेप्ट समझने के लिए बना रहे हैं, तो शॉर्ट में बना लो बस। राइट इश्यू बोनस इश्यू, पहले में लिखो राइट इश्यू में कैश का इनफ्लो होगा यहां पर, और बोनस इश्यू में क्या होगा? नीदर इनफ्लो नॉर आउटफ्लो। बोनस इश्यू में शेयर दे रहे हैं ना आपका कोई कैश थोड़ी दे रहे हैं।
बोनस शेयर्स को झुंझुना भी बोलते हैं बेटा, जिससे अपनों ने शेयर होल्डर को भुला दिया और कंपनी से कोई कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। हाँ जी, वही। चलो बेटा, तो राइट इश्यू में कैश का इनफ्लो होता है, बोनस इश्यू में नीदर इनफ्लो नॉर आउटफ्लो। डन है बेटा। राइट इश्यू पार्टली पेड अप भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है फुल्ली पेड अप शेयर ही इश्यू किए जाए, पार्टली पेड अप भी हो सकते हैं, जबकि बोनस शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप ओनली। राइट शेयर लाना है और आपको शेयर होल्डर से परमिशन लेनी है, तो मैं कहूंगा नहीं। राइट शेयर बीओडी को लाना है तो उसे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बोनस शेयर लाना है तो ओआर पास होएगा। क्या पास होएगा? ओआर। तो नो नीड ऑफ अप्रूवल टू ब्रिंग राइट इश्यू। राइट इश्यू लाने के लिए कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, बीओडी की मर्जी है, राइट इश्यू ला सकते हैं। राइट इश्यू में आपका शेयर्स किसको देंगे? सबको या एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर? हाँ, तो राइट इश्यू बीओडी की पावर है, उसके लिए उनको शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत नहीं है। डन है। और बोनस शेयर्स जो होते हैं बेटा, वो फुल्ली पेड अप है, पैसे लग रहे हैं, फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, ओआर पास कराना है, शेयर होल्डर कर देंगे? नहीं कर देंगे। लेकिन समझदार शेयर होल्डर है तो वो डिविडेंड मांगेंगे, ना कि बोनस शेयर। क्या मांगेंगे? क्योंकि उनको बोनस शेयर नहीं चाहिए, उन्हें पता है बोनस शेयर की बजाय हमें क्या चाहिए? डिविडेंड। डन। अगर उन्हें कैश की जरूरत है तो। चलो, फोर्थ डिफरेंस यहां पे बन सकता है कि जो राइट शेयर्स होते हैं ना, उसमें आपको शेयर लेना तो आप ले लो। जैसे आप इक्विटी शेयर होल्डर हो, मैंने आपको ऑफर मार दिया राइट शेयर्स का, आपको लेना तो आप ले लो। आप अपने फ्रेंड, रिलेटिव किसी को भी दिलवा सकते हो वो शेयर, अगर आपको नहीं लेना तो। उसको रेनंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो राइट ऑफ रेनंशिएशन इज देयर। राइट इश्यू में लिखेंगे हम राइट ऑफ रेनंशिएशन इज देयर, RENUNCIATION। राइट ऑफ रेनंशिएशन इज देयर। बोनस इश्यू में आपको ही मिलेगा शेयर, और मतलब आपको ही मिलेगा, उसके बाद आप करते रहना ट्रांसफर, हम तो उसी आपको ही देंगे। डन है बेटा। अब बोनस इश्यू में राइट ऑफ रेनंशिएशन का कंसेप्ट नहीं होता। अच्छा, राइट इश्यू के लिए कोई सोर्स की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पैसा आ रहा है ना कि जा रहा है। नेक्स्ट डिफरेंस बताइए बेटा, नो नीड ऑफ एनी सोर्सेज। राइट इश्यू में हमने क्या लिखा? नो नीड ऑफ एनी सोर्सेज। बोनस इश्यू में क्या लिखेंगे हम? 3 सोर्स में से एक होना जरूरी है। पहला है CRR, क्योंकि CRR का एकमात्र यूज है बोनस इश्यू। CRR का एकमात्र यूज क्या है? तो बताइए, बोनस इश्यू लाने के लिए सबसे पहले बैलेंस शीट में किस पे नजर मारेंगे? CRR, क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है, एकमात्र यूज उसका बोनस इश्यू ही है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे? CRR। दूसरी प्रायोरिटी फ्री रिजर्व या SPR? SPR, क्योंकि उसके भी रिस्ट्रिक्टेड यूजेज है, उसके भी फ्री यूजेज नहीं है, 3 ही यूज है उसके। और तीसरी प्रायोरिटी फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व को बचा के रखो, क्योंकि ये तो हर जगह काम आ जाता है। पहले वो यूज कर लो जो और कहीं काम नहीं आता। CRR, देन SPR, देन फ्री रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व इस्तेमाल नहीं होगा बोनस इश्यू में। कौन सा इस्तेमाल नहीं होगा? रीवैल्यूएशन रिजर्व। चलो बेटा, उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 64। सेक्शन 64 में क्या है बेटा? SS7 फॉर्म का है ये सेक्शन, और इसमें कुछ ऐसे रेजोल्यूशन फाइल होंगे जो SR होने जरूरी नहीं है, जिसपे OR भी जरूरी नहीं है। अब जैसे सेक्शन 55 में रिडम्पशन ऑप्शनल है, मैंडेटरी है? मैंडेटरी होके रहेगा ना, OR पास होगा ना SR, रिडम्पशन तो होके रहेगा। तो रिडम्पशन हो गया है ये सूचना हम ROC को देंगे थ्रू SH7। रिडम्पशन हो गया है, जबकि OR SR तो कुछ भी नहीं था, ये सूचना हम देंगे SH7। ऐसे सेक्शन 62 में कई बार गवर्नमेंट ना ज्यादा गुस्से में आ जाती है राइट इश्यू के टाइम, और गवर्नमेंट क्या करती है? कंपनियों कहती है राइट शेयर मेरे को दे। कंपनी कहती है तू कौन होती है? गवर्नमेंट कहती है मैं तो सब कुछ हूं, पागल। करने बेटा, तो गवर्नमेंट ने बेटा भगवान कृष्ण की तरह विराट रूप धारण कर लिया, और गवर्नमेंट को आ गया गुस्सा। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने उस कंपनियों का शेयर इश्यू का मतलब कर। ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट को महापावर से 62 सबसेक्शन 4, 5 और 6 में। डन है बेटा। उससे क्या होगा? उससे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, और हमने कहा कि जी इतने तो शेयर कैपिटल ही नहीं है, इसलिए हम आपको शेयर इश्यू नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने कहा कोई ना, मैं कहती हूँ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ गई। तो उन्होंने कहा ऐसे आपके कहने से बढ़ती है क्या? ROC को फीस देनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट ने कहा ये ले। डन है। गवर्नमेंट ऑर्डर मारेगी। क्या मारेगी? ऑर्डर में तो बोलना है, एक लिखित ऑर्डर आना है, और उसने कहा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल स्टैंड इंक्रीज्ड, डिम्ड टू बी इंक्रीज्ड। हो गया? उसका है 62 सबसेक्शन 4 to 6 का है।
है ना बेटा, 62 के ब्रैकेट में लिखेंगे आप सबसेक्शन 4 to 6 और इसकी हेडिंग है बेटा ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट ऑफ ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट ऑफ ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। SS7 को फाइल करने की टाइम लिमिट लिखिए बेटा 30 डेज। SS7 को फाइल करने की टाइम लिमिट है बेटा 30 डेज। ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट ऑफ ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल लिख लिया आपने 62 के आगे। चलो बेटा, और SS7 की टाइम लिमिट है बेटा 30 डेज। 30 डेज कहां से लेने आपको, जब ये इवेंट हुई, जैसे रिडम्पशन से 30 दिन, ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट से 30 दिन। और सेक्शन 61 में क्या है, ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन के 5 मोड, पांचों मोड पे SS7 जाएगा, है ना बेटा। अब पेपर में बहुत ज्यादा पॉपुलर है SS7। उन्होंने पूछा है कंपनी अपनी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ाना चाहती है, बताइए कौन सा फॉर्म जाएगा। तो आप कहोगे यार ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाना चाहती है तो सेक्शन 61 में तो कोई फॉर्म ही नहीं है, नो फॉर्म। आंसर क्या आएगा SS7, क्योंकि 64 तीन सेक्शन को कवर कर रहा है, 61, 62 और 55। ये ध्यान रखना। टाइम लिमिट क्लियर है SS7 की 30 डेज फ्रॉम द इवेंट, है ना। और ना फाइल करने की पेनल्टी लिखो बेटा 500 पर डे। 500 पर डे, जो मैक्सिमम जा सकता है 5 लाख कंपनी के केस में। 500 पर डे जो मैक्सिमम जा सकता है 5 लाख इन केस ऑफ कंपनीज एंड 1 लाख इन केस ऑफ ऑफिसर इन डिफॉल्ट। 5 लाख कंपनी, 1 लाख ऑफिसर इन डिफॉल्ट। चलो बहुत अच्छे बच्चे हो। अब तुम अंतिम बंच की तरफ बढ़ रहे हो। अंतिम बंच क्या है बेटा, बायबैक का। 67, 68, 69 और 70, ये 4 सेक्शन एक ही बंच के हैं बेटा बायबैक। उसके बाद सिर्फ एक डिबेंचर रह जाएगा हमारा, है ना बेटा। चलो सेक्शन 67 में क्या है, खुद के शेयर खुद नहीं खरीदते। खुद के शेयर खुद, ऑप्शन 1 क्यों, अच्छा नहीं लगता। ऑप्शन 2 67 ने मना किया है। ऑप्शन 3 से विंडो ड्रेसिंग हो जाएगी। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव। 3 रीजन है। तो अच्छा नहीं लगता खुद के शेयर खुद नहीं खरीद रहे हो। बताओ एसेट में बोले किसके शेयर, बोले हमारे शेयर। लायबिलिटी में बोले शेयर कैपिटल। इधर तो शेयर कैपिटल इश्यू कर दी तुमने, किसको, खुद को। खुद के पैसे खुद की कंपनी में लगा दी, खुद की मूवी देखने खुद चले गए और कह रहे देखो सब्सक्राइबर बढ़ गए। मैंने बेटा मैंने अपनी वीडियो को 100 बार देख लिया, मैंने कहा देखो 100 व्यू आ गए। ये फेक मैस है, ये क्या है, फेक मैस है। तो खुद के शेयर खुद खरीदना अलाउड नहीं है। खुद के डिबेंचर खुद खरीद सकते हो, उसको बोलते हैं ऑन डिबेंचर। क्या बोलते हैं, बीकॉम में वो चैप्टर आता है, मेरे को नहीं पता तुम्हारे सीए में है या नहीं। ऑन डिबेंचर का कंसेप्ट होता है वो, ना बेटा। तो ऑन डिबेंचर आप खरीद के रख सकते हो, खुद के डिबेंचर खुद खरीद सकते हो। इधर आपकी डिबेंचर दिख रहे हैं लायबिलिटी साइड, और उधर एसेट में भी आप नहीं खरीद रखे हैं, वो अलाउड है। शेयर्स पे रोक टोक, किस पे है बेटा, शेयर्स पे। खुद के शेयर खुद नहीं खरीदने, ना बेटा। अच्छा बेटा उसके बाद क्या होता है, आपका इश्यू आया, क्या आया, इश्यू, पब्लिक इश्यू आया, पब्लिक कंपनी का, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक इश्यू। और आपने क्या किया, अपना इश्यू सब्सक्राइब नहीं हो रहा था, क्योंकि 90% सब्सक्रिप्शन जरूरी होता है एज पर सेबी रेगुलेशन। तो आपने क्या किया, लोगों को पैसे दे दिए, बोले ये लो। अपने एम्प्लॉयज को दे दिए, बोले लो फ्री में सैलरी 10-10 महीने की एडवांस में दे दी, 10-10 सालों की एडवांस में दे दी। बोले हाथ जोड़ता हूं, सब्सक्रिप्शन कर लो बस जाके मेरे शेयर्स का। उससे क्या हुआ, आपका शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गया, जबकि आपका शेयर तो 90% सब्सक्राइब भी नहीं होना था और इश्यू फेल होना था, वॉइड एब इनिशियो होना था। तो 67 के सबसेक्शन 2, 3, 4 आ जाएंगे। वहां पर क्या आ जाएंगे, वो कहेंगे खुद के शेयर खरीदवाने के लिए, खुद की सिक्योरिटी खरीदवाने के लिए एक तो होल्डिंग सब्सिडरी का इस्तेमाल नहीं करना। किसका इस्तेमाल नहीं करना, अब देखो मैं होल्डिंग को तो रोक नहीं सकता, सब्सिडरी को रोक सकता हूं। होल्डिंग ने सब्सिडरी के और शेयर ले ली, नॉर्मल है। सब्सिडरी होल्डिंग के और शेयर ले रही है तो ये लगेगा दबाव में ले रही है, होल्डिंग का दबाव है। तो इसलिए मैंने 2 शब्द बोले कि खुद के शेयर खरीदवाने के लिए होल्डिंग सब्सिडरी का इस्तेमाल नहीं करना, तो इसमें से एक काटूंगा मैं, होल्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, सब्सिडरी का इस्तेमाल, क्योंकि इस्तेमाल तो सब्सिडरी का होता है, होल्डिंग का इस्तेमाल थोड़ी होता है, होल्डिंग तो इस्तेमाल करती है ना बेटा। तो आप खुद के शेयर खरीदने के लिए सब्सिडरी के पैसों का इस्तेमाल नहीं करोगे। वैसे भी सेक्शन 19 आ जाएगा चैप्टर 2 में, जो सब्सिडरी को होल्डिंग के शेयर खरीदने से सीधा सीधा रोक देगा और एब्सोल्यूट बैन लगा देगा कि सब्सिडरी होल्डिंग के शेयर नहीं खरीद सकती, डन है बेटा। तो डन है, तो आप अपने शेयर खरीदवाने के लिए किसके पैसों का इस्तेमाल नहीं करोगे, सब्सिडरी, होल्डिंग का तो आप कर सकते हो, डन है बेटा। उसके बाद बेटा आप अपने शेयर खरीदने के लिए किसी को फाइनेंशियल सहायता नहीं दोगे। कौन सी सहायता, अब उसमें एक्सेप्शन आएगी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लिखिए इसे,
अ कंपनी विच इज पब्लिक कंपनी, 67 का सबसेक्शन 2 लिखिए बेटा। अ कंपनी विच इज पब्लिक कंपनी shall not provide, a company which is public company shall not provide financial assistance, shall not provide financial assistance for purchasing its securities and shall not use subsidiary company, shall not use subsidiary company। अब सबसेक्शन 3 लिखिए। सबसेक्शन 3 एक्सेप्शन है बेटा सबसेक्शन 2 की। सबसेक्शन 3 इज एन एक्सेप्शन टू सबसेक्शन 2, यानी कि यहां पर हम कुछ राहत दे देंगे। पहली राहत है बैंक इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मान लो बैंक ने खुद का आईपीओ आया हुआ है, बैंक का सपोज करो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आईपीओ आया हुआ है, और बैंक जैसे हमेशा लोन बांटता है वैसे लोन बांटता है, और कुछ लोगों ने उस लोन से जाके एसबीआई के शेयर खरीद लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली एक्सेप्शन आ गई बैंक इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ। लेकिन ध्यान रखना एसबीआई कोई स्पेशल स्कीम लॉन्च नहीं करेगा कि एसबीआई के शेयर खरीदने के लिए स्पेशल लोन बांट रहा है, या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगा। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, एक इंप्लॉइज की ट्रस्ट होती है बेटा, इंप्लॉइज की रक्षा के लिए बनती है, इंप्लॉय के हितों के लिए बनती है, जैसे टाटा ग्रुप ने बना रखी है, जिंदल ग्रुप हिसार ने बना रखी है ना बेटा। तो ये इंप्लॉइज की ट्रस्ट क्या होती है, इनको दान मिलता है जो कंपनी जो होती है हमसे, उससे ये कंपनी के भी शेयर खरीद लेते हैं। पैसा तो पड़ा ही है इनके पास, एफडी कराएंगे, शेयर भी खरीदेंगे। अब जब ये शेयर खरीदेंगे तो सोचते हैं हमारी कंपनी का ही खरीद लेते हैं, डन है बेटा, तो वो अलाउड है, डन है बेटा। तो उसके लिए एसआर पास होता है, लिखिए बेटा। If SR is passed, second exception, if SR is passed, then employee welfare trust, can take financial सहायता यानी कि financial assistance, can take financial assistance for purchasing fully paid up shares, for purchasing fully paid up shares। exception 3 डेड श्योर आती है बेटा, लास्ट एक्सेप्शन। आप अपने एम्प्लॉयज को लोन दे सकते हो, क्या दे सकते हो, मैक्सिमम 6 मंथ की सैलरी का, तो लिखिए लोन टू एम्प्लॉय। थर्ड एक्सेप्शन है लोन दे सकते हो आप अपने एम्प्लॉयज को, ये लोन अगेंस्ट सैलरी होता है, ठीक है ना, मैक्सिमम 6 मंथ का, 6 मंथ की सैलरी का। जो इनकी लास्ट सैलरी थी ना उसका 6 गुना, मान लो इनकी लास्ट सैलरी 2 लाख रुपए थी तो 12 लाख, तो पर मंथ जो सैलरी थी ना उसका 6 टाइम्स हो गया बेटा। फॉर फुल्ली पेड अप शेयर, उससे एम्प्लॉय कौन से शेयर खरीद पाएंगे, फुल्ली पेड अप। और ब्रैकेट में लिखिए नॉर डायरेक्टर नॉर केएमपी, बट वो एम्प्लॉय क्या नहीं होना चाहिए, नीदर डायरेक्टर नॉर केएमपी। यानी कैसे एम्प्लॉयज को दे सकते हो जो डायरेक्टर और केएमपी ना। 6 मंथ की सैलरी कितना भी, इस पे क्वेश्चन आने की महा प्रोबेबिलिटी है बेटा। 67 डन हुआ, 68 है बेटा बायबैक। अच्छा एक बात बताओ, इक्विटी शेयर का क्या होता है, बायबैक, और प्रेफरेंस शेयर का और रिडक्शन का सेक्शन है 66 और ऑल्टरेशन का है 61। इन चारों को अलग रखना है। रिडक्शन के 3 मोड बता दिए मैंने, तीनों मोड देखते 66 लगाना है। वहां पे कोई चालू मत हो जाना, बोले कि देखो तो इसमें तो शेयर कैपिटल कम हो रही है तो बायबैक हो रहा है ना बेटा, या फिर कम हो रही है तो रिडम्पशन हो रहा है। आपको मैंने सारे कंसेप्ट कराए हैं, ध्यान रखना बेटा। रिडम्पशन रिडम्पशन है, रिडक्शन है, ऑल्टरेशन ऑल्टरेशन है, और बायबैक बायबैक है। और आपको भी सारे अलग अलग समझ में आए हुए हैं और उनको अलग अलग ही रखना है। ऐसे क्लैरिफिकेटरी सबसेक्शन आपको 67 में भी मिल जाएंगे, 66 में भी, कि स्टूडेंट्स या जो भी रीडर्स हैं वो ध्यान रखें। रिडक्शन के 3 मोड है, बस वहीं लगेगा वो। ऑल्टरेशन के 5 मोड है, वहीं लगेगा। और बायबैक उनमें से नहीं, बायबैक उनमें से ऑब्वियसली बायबैक से शेयर कैपिटल रिड्यूस हो रही है, शेयर कैपिटल क्या हो रही है, बट कभी भी उसमें 66 नहीं लगाना, ऐसे नहीं कहना रीड विद 66 एंड 68, सिर्फ क्या लगेगा 68। चलो बेटा, बायबैक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर।
डन है बेटा। सबसे रिपीटेड जो क्वेश्चन है चैप्टर का वो है 68। बायबैक ध्यान रखना बेटा शर्तों के साथ होगा। किसके साथ होगा? कंडीशन नंबर 1, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑथराइजेशन चाहिए तो एक वर्ड लिख लो एओए। कंडीशन 1 डन। इस एओए से हमें याद रखना है कि आर्टिकल में ऑथराइजेशन ऑप्शनल मैंडेटरी है। सेकंड बीआर करना पड़ेगा। बीआर का मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन। अगर 10% तक बायबैक करना है, बीआर से 10% तक बायबैक हो पाएगा। 10% किसका? पीईएससी प्लस फ्री रिजर्व का। 10% ऑफ पीईएससी एंड फ्री रिजर्व। हाँ ये मैक्सिमम है अगर बोर्ड रेजोल्यूशन से काम चलाना चाहते हो तो। ऐसा थर्ड कंडीशन, एसआर से अप टू 25% कर पाओगे। कितना? 25%। फोर्थ कंडीशन कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ का मतलब क्या होता है? सेम काम दोबारा नहीं करना, यानी कि बायबैक बार बार नहीं लाना। कूलिंग ऑफ पीरियड मिनिमम 6 मंथ का। एक बार बायबैक कर लिया तो अगले 6 महीने तक बायबैक अलाउड नहीं है। डन है बेटा। और सेम टाइप की सिक्योरिटी का इश्यू भी नहीं लाना। क्या नहीं लाना? सेम टाइप की सिक्योरिटी का इश्यू नहीं लाना। तुमने बायबैक क्या कहा था? हमारे पास पैसे फालतू हो गए। तुमने बायबैक क्या कह के किया था गवर्नमेंट को कि हमारे पास पैसे और हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, इसलिए हम लौटाना चाहते हैं। और अब तुम्हें 6 महीने में दोबारा पैसे चाहिए। इसका मतलब तुम जानबूझ के आम जनता यानी छोटे इन्वेस्टर्स को हटाना चाह रहे थे और तुम चाहते हो बड़े बड़े अरबपति ही बस इन्वेस्टर बने। ना बेटा, तो गवर्नमेंट की सीधी सीधी कोशिश क्या है बेटा, और गवर्नमेंट की जो कंडीशन में आने के पीछे लॉजिक क्लियर है कि सेम टाइप की सिक्योरिटी का इश्यू अगले 6 महीने में आना नहीं चाहिए। और 2 बायबैक के बीच में मिनिमम गैप 1 ईयर का। मिनिमम गैप बिटवीन 2 बायबैक 1 ईयर। तो 2 बायबैक के बीच में बेटा मिनिमम गैप हो गया 1 ईयर का। और सेम टाइप की सिक्योरिटी नहीं ला सकते कम से कम 6 महीने। सेम टाइप की सिक्योरिटी का इश्यू अलाउड नहीं है फॉर मिनिमम 6 मंथ। फ्रेश इश्यू अलाउड नहीं है सेम टाइप की सिक्योरिटी का। कूलिंग ऑफ पीरियड इज देयर 6 मंथ। और मिनिमम बायबैक मिनिमम गैप बिटवीन 2 बायबैक इज 1 ईयर। 1 ईयर। नेक्स्ट कंडीशन पे चलिए बेटा, कंप्लीशन ऑफ बायबैक। बायबैक में बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है, थोड़ी सी होती है। 12 महीने का टाइम है बायबैक करने के लिए। आपको 12 महीने मिलेंगे बेटा रेजोल्यूशन पास होने के बाद। जो भी आपने बीआरएसआर पास कराया उसके बाद कितने महीने मिलेंगे? 12 महीने। 12 महीने में बायबैक पूरी तरह कंप्लीट। अब देखो बेटे कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक सेक्शन में कितने फॉर्म है? देखो 5 फॉर्म। 13 में से 5 फॉर्म है हमारे यहां पर। है बेटा। SH8 में क्या है बेटा? ऑफर फॉर बायबैक। लिखो SH8 में क्या है? ऑफर फॉर बायबैक। कंडीशंस में चल रहा है। SH8 अगली कंडीशन बना लो, अगर 6 होगी तो 7वीं बना लो। SH8 क्या बेटा? ऑफर फॉर बायबैक। बायबैक का आपने ऑफर मारा, क्या इन्वेस्टर के लिए उस ऑफर को एक्सेप्ट करना जरूरी है? नहीं बेचते, कोई जबरदस्ती है, नहीं बेचते हमारे शेयर। तो हमने कहा भाई साहब चिढ़ क्यों रहे हो, हम तो पूछ ही रहे हैं बेचने हैं क्या। और कंपनी खुद ही खरीद रही है। कौन खरीद रही है? कंपनी खुद ही खरीद रही है। लेकिन 67 और 68 में फर्क है। 67 में आप खरीद के बैलेंस शीट में रख लेते हो, 68 में खरीदते ही नष्ट करने हैं शेयर। खरीदते क्या करने हैं? एक्सटिंग्विश मारने हैं। डन है बेटा? क्लियर है? तो 67 में ये मत कहना कि सर आपने कहा था खुद के शेयर खुद नहीं खरीदने, आप 68 में खरीदवा रहे हो। आप वहां पे खरीद के आप रख लेते हो, रखना अलाउड हाँ, खरीदते ही नष्ट कर दो। डन है बेटा? और फिर फ्रेश इश्यू नहीं लाना 6 मंथ। आप कह रहे थे ना पैसे बहुत हो रहे हैं, तो फ्रेश इश्यू नहीं लाना 6 मंथ। कौन सी सिक्योरिटी का? सेम टाइप ऑफ सिक्योरिटी का। हाँ, अगर शेयर का बायबैक किया तो डिवेंचर का इश्यू ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। शेयर का बायबैक करके शेयर का इश्यू नहीं लाना। कूलिंग ऑफ पीरियड कितना है? 6 मंथ। चलो SH9 में क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी जिसपे साइन करेंगे 2 डायरेक्टर। कितने डायरेक्टर? जिसमें से एक MD होना चाहिए। CS के साइन नहीं है। 2 डायरेक्टर्स 1 शुड बी MD। लिखेंगे क्या ये SH9 में कि हमारी कंपनी जमा सॉल्वेंट है, इतने पैसे क्या बताए कितने पैसे हैं, इसलिए बायबैक कर रहे हैं। डन है बेटा? तो अपनी बेटा तारीफें करनी है SH9 में। और अगर तारीफ गलत मिली तो वो 2 डायरेक्टर कूटेंगे या सारे डायरेक्टर कूटेंगे? सारे कूटेंगे बेटा।
दो डायरेक्टर तो जस्ट साइन कर रहे हैं। चले, SH10 है बेटा रजिस्टर ऑफ बायबैक। SH3 क्या था? रजिस्टर ऑफ स्वेट। SH6 रजिस्टर ऑफ इसॉप और SH10 है रजिस्टर ऑफ बायबैक। 3 रजिस्टर हो गई है। और SH2 भी तो था एक रजिस्टर, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। SH11 रिटर्न ऑफ बायबैक। रिटर्न ऑफ बायबैक जी, हमने बायबैक कर लिया और बड़े मजे आए। ये बायबैक करने से पहले करना है, करने के बाद 30 डेज की टाइम लिमिट है। SH11 इज द रिटर्न ऑफ बायबैक विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक। SH11 के साथ अटैच होगा SH15। SH11 के साथ अटैच होगा SH15 और SH15 है बेटा कंप्लायंस सर्टिफिकेट। कंप्लायंस सर्टिफिकेट बाय 2 डायरेक्टर। कंप्लायंस सर्टिफिकेट बाय 2 डायरेक्टर्स, जिनमें से एक क्या होना चाहिए? MD। चलो, फॉर्म्स तो मोटा मोटी सारे निपट गए हमारे। बायबैक की अगली शर्त लिखो बेटा, पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो। पोस्ट बायबैक, बायबैक होने के बाद डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो में डेट कौन सा लेते थे? ओल्ड डेट या लॉन्ग टर्म डेट? डेट इक्विटी रेशियो। इक्विटी में प्रेफरेंस शेयर भी लिया करते थे। ध्यान रखना बेटा, ये रेशियो वाला चैप्टर है ना बेटा। यहाँ पे इक्विटी नॉर्मल इक्विटी नहीं है, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस है, शेयर होल्डर फंड है यहाँ पे ना बेटा। तो सारे रिजर्व एंड सरप्लस भी आएंगे इसमें। तो पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी रेशियो शैल नॉट एक्सीड 2 रेशियो 1। बट मेरे को इसकी अकाउंटिंग की चिंता नहीं है बेटा, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन अकाउंट्स में आएगा। अकाउंट्स में पूरा चैप्टर है। क्या चैप्टर है इसका? बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, जिसका डैम श्योर क्वेश्चन अभी परसों एग्जाम था, उसमें 60 नंबर आया था ना बेटा। तो आपको बायबैक ऑफ सिक्योरिटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मिल जाएगा। जितनी भी मैंने कंडीशन बोली है ना, 10, 25, 2 रेशियो 1, सोर्सेज अभी मैं लिखवा देता हूँ। सोर्सेज लिखो बेटा बायबैक के। सोर्सेज लिखो बेटा बायबैक के। 69 सेक्शन बहुत छोटा है, उस पेज पे लिख सकते हो आप। सोर्सेज में है बेटा SPR, फ्री रिजर्व, CRR तो बनाएंगे बेटा इससे। CRR सोर्स थोड़ी है इसका। चलो बेटा, तो पहला इसका है बेटा SPR और दूसरा फ्री रिजर्व। तीसरा है फ्रेश इश्यू ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटी। फ्रेश इश्यू ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटी। सेम काइंड ऑफ सिक्योरिटी तो कर नहीं सकते ना, फिर बायबैक ही क्यों कर रहे हो? जब तुम्हारे पास तुम्हें सेम टाइप की सिक्योरिटी, फिर वो गंदा लगता है ना कि कुछ लोगों तो आप धक्के मार के निकाल रहे हो और दूसरों को एंटर करा रहे हो, आप थोड़ा गलत लगता है। चलो अब 69 सेक्शन शुरू करते हैं। आप 69 सेक्शन में क्या है? आपको CRR बनाना है। क्या बनाना है? तो लिखो बेटा क्रिएट CRR। क्रिएट CRR इक्वल टू का निशान लगाओ। क्रिएट CRR लिख के इक्वल टू का निशान लगाओ। फेस वैल्यू ऑफ शेयर टू बी बॉट बैक। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक। जितने शेयर आपको बाय बैक करने हैं ना, उनकी फेस वैल्यू के बराबर बनाना है। इफ द सोर्स इज अब आएगा असली मजा। अगर सोर्स, तीनों लिख दो बेटा जो भी लिखवाए थे, फिर एक पे काटा मरवाऊंगा। पहला सोर्स था बेटा आपका SPR, दूसरा था फ्री रिजर्व और तीसरा था फ्रेश इश्यू ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटी। अब देखो बेटा, आपको CRR बनाने की जरूरत नहीं है अगर आपकी कंपनी से नेट आउटफ्लो हुआ ही नहीं। बताओ तीनों में से कहां नेट आउटफ्लो हुआ ही नहीं? पैसा आया और पैसा चला गया। फ्रेश इश्यू, यहां से पैसा डिबेंचर से लेके शेयर होल्डर को दे दिया ना बेटा। तो फ्रेश इश्यू के टाइम ना कंपनी से कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। जब कैश का आउटफ्लो ही नहीं हुआ तो CRR बनाने की कोई जरूरत नहीं। तो 3 सोर्स थे बेटा आपके, 3 में से 2 में बनेगा CRR। बताओ किस किस में? SPR में और फ्री रिजर्व। तो SPR और फ्री रिजर्व से पहले तो CRR बनाओ, फिर करना बाय बैक। ये 69 का सबसेक्शन 1 बोलता है।
69 का सबसेक्शन 2 लास्ट सबसेक्शन है, 69 का 2 ही सबसेक्शन है, इसमें लिखो यूटिलाइजेशन ऑफ सीआरआर। क्रिएशन हो गया ना बेटा, अब सबसेक्शन 2 लिखो यूटिलाइजेशन, बोनस शेयर्स। इससे सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं सीआरआर से हम, बोनस शेयर। अब देखो सीआरआर बनता है बायबैक से पहले, और सीआरआर का इस्तेमाल फ्यूचर में कब किसके लिए कर पाओगे? बोनस शेयर इश्यू करने में। और बोनस शेयर का पहला सोर्स ये लिखा था, सीआरआर एसपीआर फ्री। इसके सोर्स में मैंने सीआरआर नहीं लिखा क्योंकि इसमें सीआरआर यूज हो गया, बनेगा। सीआरआर इसमें हेल्प नहीं करेगा, उल्टा विघन उत्पन्न करेगा यहाँ पे सीआरआर। डन है बेटा? चलो 70 सेक्शन जो है बेटा वो है प्रोहिबिशन ऑन बायबैक। प्रोहिबिशन ऑन बायबैक, कुछ केसेज में आप बायबैक कर नहीं पाएंगे। कब नहीं कर पाएंगे बायबैक? जब तुम नॉटी हो रहे हो। मतलब क्या है? डिबेंचर होल्डर का पैसा नहीं दे रहे तुम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा नहीं दे रहे तुम, डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट नहीं दे रहे तुम, रिडीम नहीं कर रहे उनको, और इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड डिक्लेयर करके उनको पे नहीं कर रहे, तब तो पैसे नहीं थे तुम्हारे पास, और बायबैक करने के लिए पैसे आ गए तुम्हारे पास। है ना बेटा? तो प्रोहिबिशन ऑन बायबैक का पहला केस लिखो बेटा, डिफॉल्ट्स। मैं ज्यादा नहीं लिखवा रहा, एक वर्ड में लिखवा रहा हूं, डिफॉल्ट्स। क्या करे बैठे हो आप? डिफॉल्ट्स करे बैठे हो। क्लियर है ना? किस किस के अंदर? प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, उनका इंटरेस्ट, उनका डिविडेंड, कुछ भी ऐसा डिफॉल्ट्स करे बैठे हो। है ना? वो मॉड्यूल से आप डायरेक्ट पढ़ेंगे। नंबर 2, फॉलोइंग सेक्शंस आर नॉट कंप्लाइड। बायबैक पे रोक लग जाएगा अगर आपने ये 4 सेक्शन फॉलो नहीं किए तो। फॉलोइंग सेक्शंस आर नॉट कंप्लाइड। सेक्शन 92, 123, 127, 129। कोई बता सकता है 92 किसका है? 123 डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सोर्सेज एक्सेट्रा। 127 पनिशमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छे बच्चे हो तुम। चलो बेटा, अच्छे टीचर की क्लास है। आगे चलते हैं। तो 4 सेक्शन अगर आप कंप्लाई नहीं करोगे तो सेक्शन 70 आपको बायबैक करने नहीं देगा। और एक बार आपने अपना पाप धो भी लिया तो भी आपको कूलिंग ऑफ पीरियड झेलना पड़ेगा। चलो आगे एक लाइन और लिखो, पहले भी थर्ड लाइन। थर्ड लाइन में आपको लिखना है बेटा, डोंट यूज सब्सिडरी और इन्वेस्टमेंट कंपनीज। डोंट यूज सब्सिडरी ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट कंपनीज। हर ग्रुप में ना इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है, जैसे टाटा ग्रुप में टाटा फाइनेंस हो गई, बजाज ग्रुप में बजाज फाइनेंस हो गई। तो आपको ऐसी फाइनेंसिंग कंपनीज का इस्तेमाल नहीं करना बायबैक के लिए। खुद के पैसों से करो। किसके पैसों से? सब्सिडरी के पैसों से भी नहीं करना, और ग्रुप में कोई होल्डिंग ही क्यों ना हो, अगर वो फाइनेंस कंपनी है तो आपको इन्वेस्टमेंट कंपनी का इस्तेमाल नहीं करना बायबैक के लिए, और सब्सिडरी का इस्तेमाल नहीं करना। डन है बेटा? चलो बेटा, उसके बाद आपको ध्यान रखना है बेटा कि सेक्शन 70 जो है उसके अंदर कूलिंग ऑफ पीरियड लिखना है आपको। लिखिए बेटा, कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड बेटा यहां पे 3 इयर्स का, पेज नंबर 74 के शेडेड बॉक्स में दिया हुआ है बेटा, तो मैं पढ़ देता हूं। वेयर द डिफॉल्ट इज रेमेडिफाइड, आपने डिफॉल्ट ठीक कर दिया, और डिफॉल्ट को ठीक हुए अभी 3 साल हुए नहीं है, मतलब आपने सब सही कर दिया और अभी तक 3 इयर्स हुए नहीं है, तो आप बायबैक नहीं कर सकते। यानी कि डिफॉल्ट को ठीक करने के बाद भी 3 साल का शुद्धिकरण पीरियड आपको झेलना पड़ेगा। है बेटा? चलो, उसके बाद है 71। 71 किसका है बेटा? डिबेंचर्स का। ओ सच बिग क्लास। चलो बेटा, डिबेंचर्स पे ये नहीं हो सकता कभी भी वोटिंग राइट। डिस्काउंट तो हो सकता है, ऐसी चैंपियन बातें करते। तो डिस्काउंट तो हो सकता है ना बेटा? चलो, डिबेंचर्स पर वोटिंग राइट नहीं हो सकता। डिबेंचर्स पर वोटिंग राइट नहीं हो सकता। क्लियर? डिबेंचर्स का इश्यू लाने के लिए एसआर मैंडेटरी है। डिबेंचर का इश्यू लाने के लिए एसआर इज मैंडेटरी, एक्सेप्ट कौन से डिबेंचर्स? कौन से ऐसे डिबेंचर है जिनका इश्यू लाने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत नहीं है? जो प्योर डिबेंचर हो, उनका नाम दूसरा, नॉन कन्वर्टिबल।
क्योंकि वो इक्विटी शेयर होल्डर के साथ कभी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना, उनका उनके साथ कभी मुकाबला ही नहीं होगा। तो प्योर डिबेंचर को प्योर बोरोइंग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और बोरोइंग इज द पावर ऑफ बीओडी, ऐसा सीए फाइनल में देखोगे आप। लोन लेना नहीं लेना उसके लिए बीओडी को शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत नहीं है, जब तक आर्टिकल में कुछ ना लिखा हो, ना बेटा। और बोरोइंग बीओडी की पावर है, ये रोजमर्रा का काम है ना बेटा। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है बेटा, ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए लोन लेना, और आजकल तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को भी लेना पड़ता है ना बेटा। तो आपको क्लियर है, ऐसा जरूरी है एक्सेप्ट कौन से डिबेंचर? थर्ड पॉइंट, डीआरआर इज मैंडेटरी एट विच परसेंटेज? 10%। लेकिन अब ना बहुत सारे केसेस में डीआरआर हटा दिया, तो मैं क्या लिख देता हूं? डीआरआर इज मैंडेटरी इन सम केसेज एट द रेट ऑफ 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम्ड। 10% ऑफ फेस वैल्यू, बस इतना लिख लो, 10% ऑफ फेस वैल्यू। ऐसे कौन से डिबेंचर है जिन पे पक्का पक्का ही डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको पैसा तो देना नहीं है? कौन से ऐसे डिबेंचर जिनको पैसा तो देना नहीं? इरिडीमेबल डिबेंचर अलाउड नहीं है हमारे कंपनी में। ऐसी बातें मत करो, आउट ऑफ रेंज बातें मत करो, एलियन बातें मत करो। कन्वर्टिबल वालों को पैसा तो लौटाना ही नहीं है। एक बार उनसे महात्मा गांधी जी लिए थे, मतलब करेंसी नोट्स लिए थे, उसके बाद दोबारा तो उनको देना ही नहीं कभी। तो इसलिए कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एक्सेप्शन बनेगा यहाँ। अब देखो, एक में तो क्या बना एक्सेप्शन? नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। इनमें क्या बनेगा? कन्वर्टिबल डिबेंचर। चलो बेटा, तो जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है उसके लिए डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? पैसे देने ही नहीं, तो फिर किसे डीआरआर बनाना है? अगला पॉइंट है डीआरआई, सुना है? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 15%। ये भी सम केसेज में चाहिए, बट किस में नहीं चाहिए? कन्वर्टिबल डिबेंचर में। ये भी कुछ केसेज में चाहिए, बट उन केस में कम से कम कन्वर्टिबल डिबेंचर तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, रिडम्पशन पीरियड। प्रेफरेंस शेयर का क्या था? 20-30। इनका कितना होता है? 10-30 नॉर्मली, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए 30 साल की सुविधा है। सिक्योर्ड डिबेंचर की बात हो रही है बेटा। किसकी बात हो रही है? अनसिक्योर्ड डिबेंचर पे चैप्टर नंबर 5 लगेगा बेटा। क्या लगेगा? चैप्टर नंबर 5। चैप्टर 4 नहीं लगेगा अनसिक्योर्ड डिबेंचर पे ढंग से। चैप्टर 5 लगेगा बेटा ढंग से। चैप्टर 5 का नाम क्या है? डिपॉजिट्स। डिपॉजिट आर नथिंग बट द अनसिक्योर्ड बोरोइंग इंक्लूडिंग अनसिक्योर्ड डिबेंचर। तो ये चैप्टर आगे किसका रूप ले लेगा बेटा? सिक्योर्ड डिबेंचर का, है ना बेटा। तो सिक्योर्ड डिबेंचर में ध्यान रखना बेटा, रिडम्पशन पीरियड कितना होता है? 10 इयर्स का और 30 इयर्स का नॉर्मली, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए। और जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर है वो चैप्टर 5 में है, उनमें रिडम्पशन पीरियड होता है 36 महीने। कितने महीने? 36 महीने, मतलब 3 साल, है ना बेटा। चलो, उसके बाद एक फॉर्म आएगा बेटा इसमें, SH12। SH12 क्या है? डिबेंचर ट्रस्ट डीड। डिबेंचर होल्डर की रक्षा के लिए डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होएगा बेटा। तो डिबेंचर ट्रस्टी को गाइड करने के लिए एक डीड बनाएंगे आप कि तुझे करना क्या है, उसको बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड। और ये 3 मंथ्स में बनती है। इसकी टाइम लिमिट है बेटा 3 मंथ्स। बेटा जो डिबेंचर ट्रस्टी होता है, क्या वो अपॉइंट करना जरूरी है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डिबेंचर ट्रस्टी इज मैंडेटरी टू बी अपॉइंटेड। डिबेंचर ट्रस्टी इज मैंडेटरी टू बी अपॉइंटेड। याद है नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग दिया करते थे आप, अटैचमेंट्स भी दी थी इसको हमने। चलो बेटा, डिबेंचर ट्रस्ट डीड SH12 में 3 मंथ्स में तैयार होती है क्लोजर ऑफ इश्यू के। और डिबेंचर ट्रस्टी इज मैंडेटरी टू बी अपॉइंटेड इफ नंबर 1 पब्लिक इश्यू वाज देयर। अगर क्या आया था? पब्लिक इश्यू। तो बताइए कहां नहीं जुड़ता है? प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट किसको करते हैं आप? कॉमन पब्लिक को, अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स रिलेटिव। सेकंड है बेटा राइट इश्यू। इफ मेंबर्स एक्सीड 500, आप राइट इश्यू ला रहे हो डिबेंचर्स का, और मेंबर्स की संख्या कितने से ज्यादा है? 500 से ज्यादा है ना बेटा।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, एग्जम्पशन क्लॉज। एग्जम्पशन वर्ड लिखना आता है ना बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, ये एक्सेप्शन नहीं चल रही बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है एग्जम्पशन क्लॉज। एग्जम्पशन क्लॉज इन SH12 से किसको फायदा, किसकी ड्यूटी थी इसमें, किसकी ड्यूटी थी इसमें, डिवेंचर ट्रस्टी की, और हमने एग्जम्प्ट कर दिया उसको कि तुझे डिवेंचर होल्डर की रक्षा करने की कोई जरूरत। एग्जम्पशन क्लॉज इन SH12 इज वॉइड एब इनिशियो, यानी कि डिवेंचर ट्रस्टी अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकता। थैंक यू।